आज हमारे साथ न्यूज रूम में डॉक्टर रमाकांत पांडा। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। सर्दियों में ज्यादा हार्ट अटैक पड़ते हैं क्या? ठंडे पानी से नहाने से हार्ट अटैक आ सकता है? बुरी खबर सुनकर क्या हार्ट अटैक आ सकता है? पिज्जा बर्गर से दिल की बीमारी ज्यादा होती है। डायबिटीज के पेशेंट्स को हार्ट अटैक में दर्द नहीं होता। नहीं होता है। अपने हाथ दिखाएंगे कैमरा पे? बिल्कुल आपके हाथ स्टेबल रहते हैं, कांपते नहीं है। यस। कोई सर्जरी आपको ऐसी याद है जब आप कर रहे हो और भाई हाथ कांप रहे हो? अब नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि 30,000 ऑपरेशन हो गया जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आपने एक दिन में 9 सर्जरीज करी हैं। 8-9 किया था, कम से कम 12-14-16 घंटा एक साथ खड़ा रहना पड़ता है। थकते नहीं हैं आप? आदत हो गई है। सेकेंड थिंग, मेरे लिए हार्ट सर्जरी इज माई फर्स्ट लव। जब सर्जरी कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त आपकी धुकधुकी हो रही थी? एक बार ऑपरेशन थिएटर में चला गया, जो दिल खोल दिया, उसके बाद सारे दिल उसी तरह दिखाई देता है, तो उसके बाद इतना ज़्यादा सोचने का नहीं है। और आपने लालू प्रसाद का भी हार्ट का ऑपरेशन किया है? तो हमको पता ही नहीं था, जो चेक किया उसका दिल के अंदर एक छेद था, वो भी पैदाइश का डिफेक्ट था वो, लेकिन वो छोटा था इसलिए पता नहीं चला। जब ये सर्जरी हो रही होती है तो एक तो ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, उस वक्त का माहौल कैसा होता है? नहीं, मेरा ऑपरेशन थिएटर पूरा रिलैक्स्ड है। कोई जाएगा तो बोलेगा ये ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहा है, तो उसका गाना चल रहा है, लोग आराम से काम कर रहे हैं। जब आप दिल की सर्जरी कर रहे हैं तो क्या उस वक्त दिल का धड़कना रोक दिया जाता है? हाँ, 2 तरीके का हार्ट ऑपरेशन है। जो एक बीटिंग हार्ट बोलते हैं, जहाँ की दिल का जो काम कर रहा है उस टाइम बंद नहीं करते हैं। दूसरा जो हार्ट बंद करके ऑपरेशन करते हैं। आप कह रहे हैं दिल बंद कर देते तब तो इंसान मर गया उस वक्त? जेन्युइनली द पर्सन टेक्निकली इज डेड फॉर 40 मिनट्स। ये बात तो सच है कि हमारे देश में एकदम से हार्ट अटैक के जो मामले हैं बहुत तेजी से बढ़े हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अब बहुत यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, और ये कोविड के बाद हुआ है। ये पहले ही था, अभी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया है। हम चाहते हैं अगर ऑन कैमरा हम एक डेमो ले लें आपसे कि सीपीआर दिया कैसे जाता है। एक लगाइए, फिंगर लगा के देखिए कितना जोर से जंप कर रहा है ये। देखिए कि कोई पल्स नहीं है, तभी कार्डियक मैसेज करना पड़ता है। प्रेस करूं? कितना प्रेशर लगाना है? You have to press it very hard. Yeah, not in his case. Don't stop his heart. कोई एक टेस्ट मैं आपसे पूछूं जो हम सब साल में एक बार करा लें, ये देखने के लिए कि हमारा दिल हेल्दी है या नहीं? कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। बिना कोलेस्ट्रॉल में कोई आदमी जी नहीं सकता, आदमी बन नहीं सकता है। पर हमेशा विलन तो कोलेस्ट्रॉल ही ठहराया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई शरीर के लिए खराब नहीं है। अभी क्या है, जो वीडियो वायरल से जा रहा है, सबको एक साथ डाल देते हैं। कौन सा तेल हमारी सेहत के लिए, दिल के लिए सबसे बेहतर है? कि जब तक मोबिल ऑयल नहीं है तो कोई भी तेल चल सकता है। कोई भी तेल इतना खराब नहीं है। क्वेश्चन कितना क्वांटिटी यूज करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डेंजरस है। और घी? घर का बना हुआ घी 2 चम्मच शरीर के लिए ठीक। शक्कर खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो की मात्रा ज़्यादा हो तब बढ़ जाती है। शुगर शरीर के लिए जैसे तम्बाकू है, सबसे डेंजरस है, खराब चीज़ है। ठीक है, शक्कर तो नहीं खा सकते, पर शहद और गुड़ ये भी खराब है कि? क्वेश्चन ही जो कौन सा पॉइजन ज़्यादा खराब है, कौन सा पॉइजन कम खराब है, उतना है। सब बराबर। क्या वाकई ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक शराब ऐसी हैं जो दिल को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं? दिल को बीमारी को बचाने के लिए दारू पीने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिस करके दिल का बीमारी कर सकते हो। अच्छा, आप लोग सब हाथ खड़े करके ये बताओ, क्या किसी को कभी कभी ऐसे दिल में दर्द होता है? सबका दर्द होता है, लग रहा है वो दूसरा टाइप का दर्द, वो अलग है। दिल सच में टूटता है क्या? सच है। ब्रेकअप हो गया ना, बहुत स्ट्रेस ले लिया तो हो सकता है, उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। इस टूटे दिल को मरहम कैसे लगाया जाए? दिल के डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि अगर हम गमज़दा हैं और मोहब्बत के मारे हैं तो मसीहा कहाँ खोजें? जब दिल से टूट गया है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो उस टाइम, दूसरा किसको ढूंढ लो। जल्दी ढूंढ लो। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत ही पुराना शेर है, बहुत लोगों का पसंदीदा। एक गाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है। ये शेर और ये गाने इस वक्त मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि सच तो ये है कि दिल हमारे पूरे शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है, इकलौता ऐसा अंग है जिसे सबसे ज़्यादा गालियाँ बढ़ती हैं, जिसे हम सबसे ज़्यादा कोसते हैं। दिल टूट गया तो भाई दिल की गलती, दिल लग गया तो दिल की गलती, रात में नींद नहीं आ रही है तो दिल की गलती, धोखा मिला तो दिल की गलती,
कितना कोसते हैं ना हम अपने दिल को, पर ये यही दिल है जो आपको ज़िंदा रखता है। जिस वक्त आप पैदा होते हैं ना, उस वक्त से धड़कना शुरू कर देता है। सुबह शाम दिन रात बिना थके गालियां खा रहा है, आप उसे कोस रहे हैं, पर वो अपना काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है आखिरी वक्त तक। अब सोचिए, जब दिल आपका इतना साथ देता है, कोई और दे ना दे, दिल आपके साथ रहता है, आप उसका कितना ध्यान रखते हैं? आप अपने दिल के बारे में कितना जानते हैं? आपको शायद पता भी नहीं है कि आप अपने दिल के साथ कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको आपके दिल से रूबरू कराया जाए, दिल के बारे में खुलकर बात की जाए। भाई वो हीरो है हमारी ज़िंदगी का, उसको बाकायदा पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में इस देश के सबसे बड़े और सबसे जाने माने कार्डियक सर्जन मौजूद हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हैं। आपको बता दूं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 30,000 से ज़्यादा हार्ट की सर्जरीज़ की हैं और 99% से ज़्यादा इनका सक्सेस रेट है। ये चेयरमैन है एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई के। नाम तो है डॉक्टर रमाकांत पांडा। वैसे तो ज़ोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। नमस्ते। थैंक यू। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। और एक बात और, अपनी पूरे जो इनका करियर है उसमें इन्होंने बहुत बड़े बड़े राजनेताओं की सर्जरी करी है दिल की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी सर्जरी करी है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर पांडा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आप हमारे न्यूज़ रूम में आए। मैं आपसे एक बात ये जानना चाहती हूँ, मैंने अक्सर ये सुना है कि जो सर्जन होते हैं, हाँ जी, उनके हाथ ना कभी कांपने नहीं चाहिए, बिल्कुल हाथ एकदम स्थिर होने चाहिए। आप अपने हाथ दिखाएंगे कैमरा पे? बिल्कुल आपके हाथ स्टेबल रहते हैं, कांपते नहीं हैं। यस। पर सर एक बात बताइए, जैसे हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल दें आपको, न्यूज़ रूम में हम सपोज एक स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हमारे एडिटर साहब हमारे पीछे आके खड़े हो गए, हम लोग घबरा जाते हैं, हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे थोड़ा डर जाते हैं। आप जब सर्जरी कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे और लगभग 14 घंटे ये सर्जरी चली थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 12 घंटे का था और उस पर जो मेन ऑपरेशन करीब 10 घंटे का था। तो उस वक्त आपकी धुकधुकी हो रही थी, हाथ कांप रहे थे, प्रधानमंत्री सामने टेबल पे मौजूद हैं, आप उनकी सर्जरी कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस था उस वक्त? 10% तो था इसका, लेकिन तब तक मैं करीब 15,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर सका था। तो एक बार ऑपरेशन थिएटर में चला गया, जो दिल खोल दिया, उसके बाद सारे दिल उसी तरह दिखाई देता है। तो उसके बाद इतना ज़्यादा सोचने का नहीं है। और उसके लिए मैं प्लान भी किया था उसे एक दिन पहले कि न्यूज़ और फ्यूज़ और टीवी कुछ देखने का नहीं है, कोई पेपर नहीं पढ़ने का, सो माइंड को फोकस रखने के लिए। तो एक दिन मैं कोई न्यूज़ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, थोड़ा सा योगा किया, उसमें से आ जाता है। जब 15,000 ऑपरेशन की बात करते हो तो पता है कैसे दिल का ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें इतना स्ट्रेस नहीं होता है। दूसरा एक था कि उससे पहले मैं जब ट्रेनिंग लिया था उस टाइम बहुत यूएस में जो क्लीवलैंड क्लिनिक में मैं ट्रेन लिया था, उस टाइम तो दुनिया में सबसे बेस्ट जितना बड़े बड़े लोग जाते थे उधर हार्ट ऑपरेशन करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बिलियनर्स जाते थे उधर। काफ़ी ऐसे वीआईपी का ऑपरेशन किया था। उसमें एक ही चीज़ मैं सीखा था कि कोई वीआईपी पेशेंट है तो उसको कभी वीआईपी की तरफ ट्रीट नहीं करने का। कोई भी जैसे दूसरा मरीज़ की तरफ ट्रीट करोगे कोई तकलीफ नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा अंदर। तो 10% तो स्ट्रेस था, लेकिन 90% स्ट्रेस नहीं था। तो जब एक बार दिल खुल जाता है ऑपरेशन टेबल पर, तो फिर क्या प्रधानमंत्री और आम इंसान, सबका दिल बराबर है आपके लिए। पर 14 घंटे ये सर्जरी चली, लगभग 12 घंटे आपने बताया, तो इतना लंबा वक्त क्यों लगता है एक सर्जरी में? क्योंकि जब पहला बार ऑपरेशन करते हैं तो सारी चीज़ अंदर भगवान जैसे दिया है वैसे रहता है। तो मेरे को 5 मिनट के अंदर इमरजेंसी हो गया था, 5 मिनट के अंदर मैं जो हड्डी तो काट के दिल की तरफ पहुंच सकता हूं। लेकिन एक बार ऑपरेशन हो गया तो अंदर सब चिपक जाता है, तो हार्ट और उसका पेपड़ा सब चिपक जाता है। उसको हार्ट की तरफ पहुंचने के लिए कम से कम 3-4 घंटा लगता है। तो उसके पहुंचने के बाद भी हार्ट को चारों तरफ से चिपक जाता है, उसको खोलने के लिए और 2-3 घंटा लगता है। सो पहला सर्जरी और दूसरा सर्जरी में इसलिए कम से कम 5-6 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सुना है कि जब ये सर्जरी हो रही होती है तो एक तो ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, अंदर का माहौल कैसा होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि म्यूजिक चल रही होती है, सब आपस में हंसी मजाक बात कर रहे होते हैं। नहीं, हंसी मजाक तो बात नहीं करता, म्यूजिक चलता है। अच्छा, म्यूजिक चलता है। क्यों म्यूजिक क्यों चलाते हैं हम लोग? मेरा तो सारा पुराना हिंदी मूवी सॉन्ग सब है। आप कौन से गाने सुनते हैं जब सर्जरी कर रहे होते हैं? मेरा पूरा पंकज मालिक, केएल साइकिल से शुरू करके मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, लता मंगेशकर चलता है 1970 तक। तो सबसे फेवरेट गाना कौन सा है जब सर्जरी हो रही होती है? ना बहुत सारे है, तो
बहुत सारा है उसमें। अच्छा Yeah. अच्छा, फिर जब ये सर्जरी हो रही होती है उस वक्त का माहौल कैसा होता है अंदर? आप लोग थोड़ा टेंस होते हैं कि भाई पेशेंट की फैमिली को जाकर के बाहर बताना होगा कि सर्जरी ठीक नहीं हो पाई है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, तो उस वक्त माहौल कैसा होता है अंदर? नहीं, मेरा ऑपरेशन थिएटर पूरा रिलैक्स्ड है। कोई जाएगा तो बोलेगा ये ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहा है, तो उसको गाना चल रहा है, लोग आराम से काम कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ है, जो स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो फिर काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा ऑपरेशन थिएटर में इतना सारे ऑपरेशन हो गया तो सारे लोग अच्छी तरह ट्रेन है, सबको पता है अपना अपना क्या काम करना है, तो इसीलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक चीज़ मैं पहले सीखा था जब ट्रेनिंग लिया था कि चाहे भी जितना भी ऑपरेशन करो, जब भी ऑपरेशन करो सोचो कि ये पहला बार ज़िंदगी में कर रहे हो। जब पहला बार ज़िंदगी में कर रहे हो कोई भी चीज़, आप पूरा आराम से ठीक तरह से करते हो। तो इसलिए मेरा ऑपरेशन थिएटर जो जाते हैं सो बोलते हैं कि तो मज़ा चल रहा है, तो गाना अच्छी तरह चल रहा है, लोग धीरे से बात कर रहे हैं। ओनली थिंग बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, जीरो स्ट्रेस। और जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है उतना कम स्ट्रेस है उधर। वाह। तो डॉक्टर साहब, ये भी मैंने सुना है कि जब दिल की सर्जरी हो रही होती है, वैसे तो दिल हर वक्त धड़कता रहता है, हाँ जी। पर जब आप दिल की सर्जरी कर रहे हैं तो क्या उस वक्त दिल का धड़कना रोक दिया जाता है? हाँ, दो तरीके का हार्ट ऑपरेशन है। जो एक बीटिंग हार्ट बोलते हैं, जहाँ की दिल का जो काम कर रहा है उस टाइम बंद नहीं करते हैं। दूसरा जो हार्ट बंद करके ऑपरेशन करते हैं। एक बार दिल के अंदर काट के जाना है तो तभी उसको हार्ट बंद करके करना पड़ता है। लेकिन जो पेशेंट का दिल के ऊपर जैसे बाईपास सर्जरी करते हैं, उसका हार्ट का काट के अंदर जाना जब नहीं पड़ता है, तो उसको बीटिंग हार्ट करते हैं बिना हार्ट बंद करके। ये दो अलग अलग टाइप का हार्ट ऑपरेशन है। अच्छा, थोड़ा ये समझाइए, आप कह रहे हैं दिल बंद कर देते तब तो इंसान मर गया उस वक्त? अगर दिल नहीं धड़क रहा है तो इंसान जिंदा कहाँ है? इसलिए उस टाइम, क्योंकि दिल जो सारा शरीर को खून सप्लाई करता है, तो 1 सेकेंड के लिए बंद हो गया, 3 मिनट बंद हो गया तो ब्रेन कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए जब दिल बंद करने के लिए हम हार्ट लंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं। तो दिल के अंदर 2 प्लास्टिक पाइप डालते हैं। एक पाइप जितना जो गंदा खून निकाल के मशीन में सफाई करते हैं, फिर मशीन से दूसरा पाइप से लेके दिल के अंदर डालते हैं। उसी वक्त दिल के अंदर एक दवाई देके दिल को पूरा बंद करते हैं। दिल बंद होता है लेकिन आदमी का जो सारा शरीर का फंक्शन चलता है। तीसरा एक टाइप का सर्जरी जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसका जो गले में जो मेन एओर्टा बोलते हैं उसका एन्यूरिज्म जो रहता है, जिसको स्वेलिंग हो जाता है, उसको ब्रेन को सप्लाई करते हैं खून। उसके लिए जब ऑपरेशन करते हैं, सारा जेन्युइनली पेशेंट को 40-50 मिनट डेड रखते हैं। डेड मतलब कोई सर्कुलेशन भी नहीं होता है, हार्ट लंग मशीन भी नहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मरीज़ को 18 डिग्री का ठंडे में तो उसको कूल कर देते हैं। तो 18 डिग्री के टेम्परेचर में ब्रेन कम से कम 40-50 मिनट फंक्शन काम करेगा। तो उस टाइम सारा सर्कुलेशन बंद होता है, सारा शरीर से खून निकाल के मशीन के अंदर डाल देते हैं। पूरा कुछ नहीं, शरीर में एक बूंद खून नहीं रहता है अंदर। तो उसके ऑपरेशन जल्दी, लेकिन उस टाइम आपको 40-45 मिनट के अंदर सारा ऑपरेशन ख़त्म करना पड़ेगा। करके फिर दोबारा हार्ट लंग मशीन शुरू करते हैं। डॉक्टर पांडा, सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं कि जेन्युइनली द पर्सन टेक्निकली इज डेड फॉर 40 मिनट्स। कभी ऐसा हुआ है कि रीस्टार्ट करना है इंसान को, अब इंसान रीस्टार्ट नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हार्ट का एक चीज़ है, जब हार्ट ऑपरेशन करते हैं हार्ट को बंद करना पड़ता है। तो बंद करने के लिए भगवान ने ऐसे दिया, हार्ट को बंद होगा तो गया, जैसे आपने बताया जन्म से होता है, फिर आखिर तक 1 सेकंड बंद नहीं होता है। तो बंद करने के लिए हम दवाई देते हैं। तो टेम्परली उस टाइम हार्ट बंद हो गया, क्योंकि मैंने ऑपरेशन जो हार्ट का इतना माइन्यूट रहता है, जो 1 मिलीमीटर को पता है, जो बल पेन रिफिल का उससे और पतला रहता है, उसको स्टिच करना पड़ता है। उसमें भी आपका थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो जान के ऊपर खतरा आ सकता है। तो इसीलिए हार्ट को बंद करना पड़ता है कुछ वक्त। लेकिन जब बंद करने के लिए हम कोई दवाई देते हैं, उसमें हार्ट बंद हो जाता है। उसके बाद जब काम करना चाहता है, फिर खून सप्लाई करता है, धीरे धीरे शुरू होता है। कुछ टाइम समटाइम्स हार्ट शुरू नहीं होता तो हम इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। दैट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। ऐसे कोई डेंजरस नहीं कि बाबा इसका हार्ट वापस शुरू नहीं हो रहा है, उसका ज़्यादा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ हार्ट टाइम लगता है, कुछ को जल्दी हो जाता है, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिकल शॉक दे के फिर रिवाइव करते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग के लिए तो सुनने में थोड़ा भाई बहुत बड़ा काम है, इसीलिए शायद डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। तो दूसरा टाइप का जो हार्ट अटैक आता है, इससे उसमें शॉक से कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसमें। ओह, अच्छा डॉक्टर पांडा, फिर जब आपने मनमोहन सिंह जी की सर्जरी कर दी, सब ठीक था, उनकी सर्जरी बढ़िया हो गई थी? कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं आया था उनकी सर्जरी में? नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं। पर आपने और भी बहुत बड़े बड़े राजनेताओं की सर्जरी की है। जैसे जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला आपने तरुण गोगोई जी की भी सर्जरी करी है, पर उसमें थोड़ा कुछ पेच आ गया था, कुछ उनका कॉम्प्लिकेशन पहले आ गया था, उसके बाद वो केस आपको मिला है, तो वो कहानी सुनाएंगे, क्या हुआ था? हाँ, उनका पहले उनका पिपड़ा था, ख़राब था बहुत दिन, उसे मतलब 10-15 साल पहले पिपड़े में कुछ
इन्फेक्शन था, उसके वजह से वो क्योर हो गया था कम्प्लीटली, लेकिन उसके वजह से उनका फेफड़ा थोड़ा वीक था। उसके साथ उनका जो हाल का भी प्रॉब्लम था, उनका बाईपास भी करना था। सो जिसका फेफड़ा कम वीक रहता है, जब हार्ट लंग मशीन में डाल कर ऑपरेशन करते हैं, फेफड़ा टेम्पररी और ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उसके लिए वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था, क्योंकि 2 सर्जरी था, वाल्व ऑपरेशन था प्लस बाईपास था। उसके साथ उनका फेफड़ा काफ़ी वीक था, इसीलिए वो कॉम्प्लिकेटेड केस था। फिर वो आपके पास आए और सब बढ़िया हो हाँ, गया। सब अच्छा रहा। उसके बाद बहुत साल पूरा हार्ट एंड तक हार्ट पूरा ठीक था। अरे वाह। और आपने लालू प्रसाद का भी हाँ जी। हार्ट का ऑपरेशन किया है, तो हाँ थोड़ा जी। उसके बारे में बताइए। उनको समस्या क्या हुई थी? उनका वाल्व का प्रॉब्लम था और हमको पता ही नहीं था। जो चेक किया उसका दिल के अंदर एक छेद था, वो भी पैदाइश का डिफेक्ट था वो, लेकिन वो छोटा था इसलिए पता नहीं चला था। पर वो भी सर्जरी आपकी बढ़िया हो गई। हाँ जी, और सब डॉक्टर ठीक साहब, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी सर्जरी हो जहाँ पे वाकई आपके हाथ कांप गए हो? भाई आप इतने बड़े बड़े राजनेताओं की सर्जरी करते हैं, या किसी आम इंसान की भी कर रहे हैं, पर कॉम्प्लिकेटेड है मामला। कोई सर्जरी आपको ऐसी याद है जब आप कर रहे हो और भाई हाथ कांप रहे हो? अब नहीं एक भी नहीं, क्योंकि 30,000 ऑपरेशन हो गया। जी। तो पहले जब सीखते थे उस टाइम थोड़ा डर रहता। सीखने टाइम में तो स्टूडेंट थे, उस टाइम सीख रहे थे, तो थोड़ी देर के बाद पता चल जाता है कि बाबा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद रेगुलर जब ऑपरेशन करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आपने एक दिन में 9 सर्जरीज करी हैं। हाँ जी, 8-9। थकते नहीं हैं आप? 9 सर्जरी मतलब कितने, एक सर्जरी कितनी वक्त तक चलती होगी? एवरेज ऑपरेशन जो सर्जरी 3-4 घंटे से 7-8 घंटा लगता है। उसके जो मेन ऑपरेशन होता है उसमें खोलने में बंद करने के बाद टाइम बहुत लगता है, लेकिन जो मेन ऑपरेशन होता है 1 घंटे से 3-4 घंटा लग सकता है। 8-9 क्या तो कम से कम 12-14-16 घंटा एक साथ खड़ा रहना पड़ता है। थकते नहीं हैं आप? ये हार्ट सर्जरी जब हम ट्रेनिंग लिया था उस टाइम अलग टाइम था। उस ज़माने में हम कंटिन्यूसली कभी 36 घंटा काम करते थे। सुबह 6 बजे जाते थे, नेक्स्ट डे शाम को 6-7-8 बजे आते थे, फिर 8 घंटा 10 घंटा सो के फिर जाते थे। वो जो ट्रेनिंग हुआ था उसमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, बॉडी भी एडजस्ट हो जाता है। तो 1-2 दिन नहीं सोया तो चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कल रात को मैं 3 बजे सोया, 5 बजे उठ के दिल्ली आया तो 2 घंटा सोया हूँ रात को। पर डॉक्टर्स तो खुद कहते हैं कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। वो सही है, ओकेजनल करना पड़ता है पेशेंट के लिए, लेकिन रेगुलर के लिए करना सही नहीं है। पर वो तो अगर सही आप है। 8-8, 9-9 सर्जरी दिन की कर रहे हैं और इंसान आपके सामने बिल्कुल उसका दिल खुला हुआ है, मेंटली थोड़ा तो असर पड़ता होगा उस चीज़ का, क्या आदत हो गई है? आदत हो गई है। सेकेंड थिंग, मेरे लिए हार्ट सर्जरी इज़ माई फर्स्ट लव। तो उसमें जब किसी को ऐसा करते हो तो फिर अच्छा लगता है ना, देन इनसाइड कोई स्ट्रेस वेस नहीं रहता है। चलिए, पर आपने बहुत सारी बाईपास सर्जरी की हैं और बहुत सफल सर्जरीज की हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं उन सवालों पे आऊँगी जो आम जनता के मन में है, दिल से जुड़े हुए। जब कोई भी हार्ट सर्जरी की बात आती है तो जनरली 2 चीज़ें इंसान को जहन में आती हैं, एक है बाईपास सर्जरी और एक है स्टेंट डलवाना। हाँ जी। तो इंसान हमेशा ये कंफ्यूज रहता है कि उसके लिए बेहतर क्या है, क्या ज़्यादा लंबा चलेगा, बाईपास या स्टेंट? ये तो पहले बताऊंगा कि दिल का बीमारी जो है, बहुत सारे का दिल का बीमारी है। कुछ है जो पैदाइश से डिफेक्ट है, जो बच्चे का होता है, कुछ जो हाल का प्रॉब्लम है। तीसरा जो दिल का बीमारी है जो हार्ट का आर्टरी का ब्लॉकेज है। खून, दिल को भी अपने को भी खून चाहिए, उसको सप्लाई करने के लिए जो रास्ता रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपोजिट होकर ब्लॉक होता है। ब्लॉक हुआ तो उसको दर्द होता है, इसलिए दिल का बीमारी का इलाज करना पड़ता है। लेकिन उसमें 80% मरीज़ का दवाई में और लाइफस्टाइल चेंज में चल सकता है। खाली 20% लोगों का बाईपास या एंजियोप्लास्टी ज़रूरत पड़ता है। उसमें से भी जो ज़्यादातर, जिसमें ज़्यादा ब्लॉकेज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज है, वो बाईपास से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होता है। जिसका कम ब्लॉकेज है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज नहीं है, वो एंजियोप्लास्टी से होता है। एंजियोप्लास्टी का एडवांटेज क्या है, ये पैर से करते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, 2 दिन में घर जाते हैं, तीसरे दिन काम पे जा सकते हैं। लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज है उसमें वो एंजियोप्लास्टी में इतना सक्सेस नहीं होता है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज के लिए बाईपास, जो सिंपल ब्लॉकेज है, मल्टीपल ब्लॉकेज, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटा लंबा ब्लॉकेज नहीं है, आर्टरी साइज़ बड़ा है, उसमें एंजियोप्लास्टी बेहतर है। आपके पास कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम अपने ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत अच्छे से ये समझाएं कि जब बाईपास सर्जरी हम बोलते हैं, बाईपास सर्जरी में किया क्या जाता है। हम क्या किसी विजुअल की मदद से समझा सकते हाँ, हैं? ये दिखा सकते हैं। तो बाईपास सर्जरी बोलते हैं, जैसे आपका रोड ब्लॉक, गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ता, मेन रास्ता बंद है, तो आप क्या करते हैं, ढूंढते हैं कोई साइड रास्ता है तो आगे जाके मेन रोड में ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक बाईपास रोड ढूंढते हैं। तो बाईपास सर्जरी ऐसी है, जो हार्ट का जो खून का सप्लाई जो करते हैं, ये दिखाएंगे, ये जो पेशेंट का जैसे है,
ये देखिए जैसे ये एक्चुअली दिल के अंदर जो खून जाने के लिए जो रास्ता है, जो आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, ये उसका पिक्चर है। उसके में एंजियोग्राम बोलते हैं। उसमें देखेंगे जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं वो आर्टरी खून जाने का रास्ता है। जहाँ कम हो गया वह इरेगुलर हो गया, उधर ब्लॉकेज है। देखेंगे ये थोड़ा काफ़ी मोटा है, ये नॉर्मल है। इस एरिया पतला हो गया। पतला मतलब इस एरिया में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट है, ये एरिया में काफ़ी टाइट नारोइंग है, ये एक ब्लॉकेज है। तो ऐसे ही हम दिखाएंगे दूसरा जो आर्टरी है। जहां पे सर पतला है आप कह रहे हैं वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। जमा हुआ है या आप देखेंगे ये पतला हो गया, इस एरिया में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट है। ये देखेंगे जैसे ये मोटा है, ये नॉर्मल आर्टरी है, इस जगह कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया, काफ़ी रेगुलर है, इस पर पतला हो गया, इधर आगे में इधर पतला हो गया, इधर काफ़ी ब्लॉकेज है। तो ये जो उनका राइट साइड का आर्टरी है ये काफ़ी ब्लॉकेज है। तो ये दिल की अंदर की नसें हैं और जो उसको राइट कॉर्नर आर्टरी बोलते हैं। टोटल 3 नसें होता है। एक राइट साइड में राइट कॉर्नर बोलते हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट मेन आर्टरी, उसका 2 साइड ब्रांच होता है, एक सामने जाता है, एक पीछे दिल के अंदर जाता है। तो टोटल 3 मेजर आर्टरी होता है। और ये राइट साइड का है। जितनी पतली नस है यानी उसमें कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा जमा हो गया, लंबा लाइन। हाँ ये जो बाएं साइड का आर्टरी, लेफ्ट में आर्टरी बोलते हैं, ये काफ़ी मोटा है। देखेंगे ये नॉर्मल है, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, कोई पतला नहीं है। इधर ये जब आया इधर, ये जगह काफ़ी पतला हो गया, ये इधर काफ़ी पतला है। ये थोड़ा सा एरिया नॉर्मल है, ये पूरा पतला हो गया, इधर आगे जाके पतला हो गया। ये पीछे वाला जो आर्टरी ये पूरा नॉर्मल है। तो वही पेशेंट का 2 ब्लॉकेज था। जो 2 ब्लॉकेज रहता है तो एंजियोप्लास्टी बेहतर रहता है। सपोज सारे ये आर्टरी इधर सारे में ब्लॉकेज होता है तो फिर बाईपास करते हैं। तो बाईपास में आप नई नसें तैयार कर देते हैं दिल के लिए। पिक्चर दिखा के दिखाता हूँ उसको, इसीलिए उसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं कि रास्ते को हम बाईपास कर देते हैं। हाँ, नहीं पिक्चर है, उधर पिक्चर है, इसको क्लोज कर दो। पिक्चर जैसे दिल का ये एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें देखेंगे ये जो लाल लाइन जो है वो उसका आर्टरी है जिसके अंदर खून जाता है। तो इस मरीज का जैसे हमने पिक्चर एक डायग्राम बनाया, उसमें इधर सामने इधर ब्लॉकेज रहता है तो खून सामने सीधा नहीं जा सकता है, तो इसलिए हम आर्टरी निकालते हैं। तो बाईपास करने के लिए बहुत सारे तरीका है। दोनों अंदर का दिल के अंदर जो छाती के अंदर में 2 आर्टरी होता है, उसको मामरी आर्टरी बोलते हैं। देखेंगे जो मामरी आर्टरी, ये जो बाएं साइड खून हाथ के लिए खून जाने वाला ये नली है, ये दाहिने साइड हाथ के जाने वाला नली है। तो 2 आर्टरी होता है, मामरी आर्टरी बोलते हैं। कुछ बाईपास भी करते हैं जो पैर से नसें निकाल कर लगाते हैं। जो पैर वाला नसें लगाते हैं जल्दी ख़राब हो जाता है, 5-10 साल में ख़राब हो जाता है। लेकिन अंदर से जो निकाल कर लगाते हैं कभी बंद नहीं होता है, उसको आर्टेरियल बाईपास करते हैं। ये जो डायग्राम जैसे बताया हमने, ये 2 आर्टरी में बाईपास हुआ है। तो ब्लॉकेज इधर है तो इसीलिए खून नहीं जा रहा है दिल के अंदर। अभी ये जो लाके आर्टरी इधर उसको जोड़ दिया, जो जोड़ दिया खून अभी इधर से नॉर्मली ऐसे खून आता है दिल के अंदर, अभी खून इधर से घूम के ऐसे आएगा। जैसे आपका रास्ता लेके जाते हैं तो ऐसे है, तो इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। इसलिए थैंक यू। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझ गई। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, आप बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। जब दिल में 2 या 3 ब्लॉकेज होते कम होते हैं तब आप स्टेंट डालते हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा ब्लॉकेज है तब आप बाईपास करते हैं। ये बाय एंड लार्ज कुछ पेशेंट का ऐसे होता है कि जो ज़्यादा ब्लॉकेज में भी एंजियोप्लास्टी हो सकता है। कुछ पेशेंट हैं जहाँ कम ब्लॉकेज में बाईपास करना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉकेज ऐसा है तो एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा आसान नहीं रहता है। और बाईपास में आप नई नसें बना देते हैं ऑपरेशन करके, ताकि शरीर के अंदर से निकाल के लगाता है, ताकि खून जो है दिल तक पहुंचता रहे, आता रहे। जो ब्लॉकेज रास्ता जो बंद है तो उसको बाईपास करके नए रास्ते में आता है। और ये हमारी बाईपास सर्जरी है। और स्टेंट में बस वो ब्लॉकेज चला जाता है। स्टेंट होता है तो ये जो आर्टरी के अंदर हम इधर से नली अंदर से डाल के, इसका अंदर से आगे इधर से स्टेंट डाल के उसको खोल देते हैं। ठीक तो हार्ट को नहीं खोलते हैं, छाती को नहीं खोलते हैं। चलिए, हमें बाईपास और स्टेंट सर्जरी तो अच्छे से समझ में आ गई है। आई एम श्योर जो साथी बैठे उनको भी आ गई होगी। अब सबसे ज़रूरी बात, सर आप सुन ही रहे होंगे आजकल लोगों को हार्ट अटैक बहुत पड़ रहे हैं, है ना? हाँ जी। और ऐसा नहीं है कि अब हार्ट अटैक 40, 50, 60 साल की उम्र में पड़ रहे हैं, युवाओं को पड़ रहे हैं, 20 साल 30 साल की उम्र में लोगों को पड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं मान सकते कि भाई ये बुढ़ापे की प्रॉब्लम है, तब की तब देखी जाएगी। पहले था, अभी नहीं है। अब नहीं है।
हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो वायरल हुए हैं जहाँ पे किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा है और आसपास के लोग उसको आके CPR दे देते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है। हम चाहते हैं अगर ऑन कैमरा हम एक डेमो ले लें आपसे कि CPR दिया कैसे जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझा दीजिए कि CPR क्या है, फिर हम किसी अपने वॉलंटियर को बोलना चाहेंगे, अगर कोई एक हमारे मेल वॉलंटियर आगे आना चाहें, और हम चाहेंगे कि आप उन पे एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें कि CPR कैसे देते हैं। सिर्फ जब हार्ट अटैक आता है किसी को सडनली, स्पेशली कम उम्र वाले को, क्योंकि जितना ज़्यादा उम्र रहता है तो उस टाइम शरीर के अंदर अल्टरनेट रास्ता खुल जाता है, तो उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। जब कम उम्र वाले का हार्ट अटैक आता है तो अल्टरनेट रास्ता नहीं होता है, तो हार्ट जल्दी बंद हो जाता है। हार्ट बंद हो गया मतलब 3 मिनट के अंदर शरीर का ब्रेन के अंदर खून नहीं गया तो ब्रेन पूरा डेड हो जाता है। तो इसीलिए उसी वक्त इमीडिएटली उसको रिसस्टेट करना पड़ता है। जब मसाज के लिए जितना जल्दी करके हार्ट को रिकवर करोगे उतना जल्दी बेहतर है, जितना लेट करोगे उतना रिकवरी होने के चांस कम है। उसमें क्या करते हैं ना, जो दिल का दोनों साइड में, सामने हड्डी है आपका, पीछे आपका बैक साइड हड्डी है, दोनों के बीच में उसको प्रेस करके, जो छाती है उसको प्रेस करके उसको जोर से दबाएंगे जैसे, तो क्या होता है ना, दिल का जो हार्ट काम नहीं कर रहा है लेकिन आर्टिफिशियल आप बाहर से उसको प्रेस करते हैं, जैसे एक बैलून आपको जोर से प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करके फिर खून सारा शरीर को जाता है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्रेशर खून दिल के अंदर आ जाता है, फिर प्रेस करते हैं। तो तभी करते हैं जब तक हार्ट रिकवर ना हो। किस वक्त रिकवर नहीं हुआ तो इमीडिएटली आजकल देखेंगे डिफिब्रिलेटर मिलता है, सारा जगह देखेंगे, पब्लिक प्लेसेस, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह डिफिब्रिलेटर है, वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद मिलेगा तो इमीडिएटली शॉक दे के हार्ट को रिवाइव कर सकते हैं। जब तक हार्ट रिवाइव नहीं हुआ तब तक उसको कार्डियक का मसाज करना पड़ता है। उसके बाद जैसे मिलेगा डिफिब्रिलेटर, शॉक दे के उसको रिवाइव करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग ऑन कैमरा ये समझ लेते हैं कि कैसे किसी को CPR दिया जाता है ताकि कभी अगर ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तो हम दे पाएँ। तो कौन आ रहा है? आइए विकास जी। चलिए ये हमारे पेशेंट हैं। पहले तो फास्ट चेक करना पड़ेगा। कई बार भी लोग जो वैसोवागल बोलते हैं, जहाँ की थोड़ा डर गया सडनली, हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली 60-70 बार हार्ट बीटिंग करता है, कभी वो 20 जो से शॉक हो गया तो 30-40 बार बीटिंग होता है, तो खून कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वो चेक गिर जाता है। वो पहले देखना पड़ेगा। सबसे आसान रहता है जो ब्रेन को खून जाने वाला जो कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसको पाल्पेट करना बहुत आसान रहता है। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि हार्ट बीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ छू के देखा अगर धड़कन आ रही है। यस, गले का ये जो आर्टरी है इधर, ये बहुत आराम से पता चलता है। ये आप हाथ लगाएंगे देखेंगे, आप एक लगाइए, फिंगर लगा के देखिए कितना से उसे जम कर रहा है, ये जम कर रहा है ना उधर। हाँ, आप ये जो हाथ का ट्रिप करेंगे उस टाइम पता नहीं चलेगा, तो इससे बेस्ट है इधर हाथ लगाएंगे तो पता चल जाएगा। फास्ट देखेंगे हार्ट बीटिंग कर रहा है, नहीं बीटिंग कर रहा है तो डरने की बात नहीं। देन वैसोवागल ये है, उसके ब्लड प्रेशर कम हो गया तो बेस्ट थिंग इज पैर को ऊपर करने का। पैर ऊपर क्या होता है ना, दोनों पैर के अंदर कम से कम 500 ml ब्लड रहता है, तो ऐसे कर लिया तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा खून आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज देखिए कि कोई पल्स नहीं है तभी कार्डियक मसाज करना पड़ता है। अच्छा, तो अगर ये धड़क रहा है तो बस आप पैर ऊपर उठा दें, क्योंकि वो हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट बंद नहीं हुआ तब तक। अब चलिए अब तो नहीं आ रहा, काउंट करके देख लीजिए कितना बार बीट कर रहा है। सपोज 50-60 बार बीट कर रहा है, देन उसका प्रॉब्लम क्या, शरीर के अंदर खून कम हो गया, जो शक हो के आर्टरी डायलेट हो गया, तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। उसके लिए बेस्ट है लेट देने का, दोनों पर ऊपर कर लिया तो ऑटोमेटिकली पैर से 500 ml खून आ गया तो दिल का ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा। चलिए अब ये मान लेते हैं कि विकास जी की धड़कनें भगवान न करे पर नहीं आ रही है इस वक्त। नहीं आ रहा है, हाँ। तो इसीलिए क्या होता है ना, दिल जो है इधर ही है आपका, इस एरिया में, तो आपको बटन खोलने या बंद रखने? नहीं, ऐसे इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ रख के जोर से प्रेशर करना पड़ेगा। प्रेस किया तो आपका ये जो हड्डी है, सामने हड्डी पीछे हड्डी के अंदर हार्ट प्रेस होता है, तो ये देखो ना, उल्टा इधर से रखना पड़ेगा आपको, इधर आ जाए इस तरफ, इधर से आपका आसान रहता है, राइट साइड से करना। हाँ जी, आप आएगा तो हाथ आपका आसान, यस, आपको ऐसे, हाँ ऐसे इधर से करना है। प्रेस करूँ? कितना प्रेशर लगाने से? यस, या कुछ हो तो नहीं जाएगा इनको? Yeah. Yes. सही है pressure? Yeah. You have to press it very hard. Yeah. Not in his case. अरे भैया, Don't stop his heart. Yeah. You have to press it very hard क्योंकि दोनों के बीच में it has to compress.
तभी ब्लड जाएगा। जोर से। जैसे आपका बैलून होता है ना या बल्ब होता है, जोर से कंप्रेस करना पड़ता है, तो इसी जोर से करना पड़ेगा। इतना जोर से उनको नहीं करने का। और सर कितनी बार कितनी देर तक करना होगा ये? कितनी देर तक? हाँ 90 मिनट, एटलीस्ट 90 टाइम्स ए मिनट। एंड ये जब तक रिकवरी ना हो। 1 मिनट में 90 बार आप कह रहे हैं? 90 से 120 बार करना कस कस के आपको दबाना है। अच्छा, थोड़ा नाक बंद करके मुंह खोल के सांस उसी लीजिए। टाइम को आपका एयरवे भी उसको खोल के ये ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जब बेहोश होता है, ये हार्ट बंद हो गया तो जीव अंदर चला जाता है, तो इसको खींच के उस टाइम एयरवे मुंह खोल के ये अरे एयरवे एक मेंटेन बार करना नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट बस करके दिखा दो। तो इसको खोल के मुंह खोला ना, नाक को बंद नहीं करने का, ये मुंह खोल कर उसको सांस नाक नहीं बंद करनी है। अच्छा। पर हमने एयरवे है ना, नाक हमने नहीं देखा है काफी, ऐसा नहीं, पर वो गलत है। या गलत है। तो मुंह खोला ऐसे करके सुधर, आपका जीभ अंदर नहीं जाएगा, तो मुंह खोला रखना पड़ेगा। ऐसे तो करके 10 मुंह खोलना है। आप एक बार दिखा दो कैसे ऑन कैमरा। ये खोल के ये मुंह को एंड देन ठीक है, आपने मुंह खोला एंड यू मेक श्योर कि यहाँ पे सपोर्ट। देन वी डू आल्सो समटाइम्स माउथ रेस्पिरेशन जी, टू गिव सम ब्रीदिंग। नाउडेज दिस नॉट रिक्वायर्ड। ये जो अच्छी तरह प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग होता है। जितना जल्दी हो सकता है फिर ब्रीदिंग पाइप डालते हैं। और जैसे ही इंसान को ब्रीदिंग पाइप अंदर डाल के फिर उस पर वेंटिलेशन करते हैं ब्रीदिंग के लिए। और सांस आ गई तो फिर तुरंत आप मेडिकल हेल्प लीजिए। तो पहले हार्ट बीटिंग शुरू होगा, उसके बाद उसी टाइम आपका जो ब्रीदिंग करने के लिए मुंह के अंदर से पाइप डाल के लंग के अंदर डालते हैं, तो बैक से उसको ब्रीदिंग कराते हैं। पर सर अगर इमरजेंसी में आसपास कुछ ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे? कोई पाइप कार्डियक नहीं मसाज जितना हो सकता है। और मुंह से हवा दे सकते हैं? नहीं देगा भी चलेगा, लेकिन कार्डियक मसाज ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप जिंदा हो गए विकास जी, आप उठ जाइए। थैंक यू विकास जी। डॉक्टर साहब, अब जब हार्ट अटैक की बात हो ही रही है तो ये बात तो सच है कि हमारे देश में एकदम से हार्ट अटैक के जो मामले हैं बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अब बहुत यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, और ये कोविड के बाद हुआ है। अब आपस में लोगों में तो खुसफुसाहट है कि भाई इसके पीछे जिम्मेदार है कोविड और कोविड की वैक्सीन। पर अभी हाल फिलहाल में ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने एक स्टडी करी है जिसको हमारे JP नड्डा साहब ने पार्लियामेंट में भी पेश किया और बताया कि भाई इस स्टडी से ये प्रूव होता है कि किसी को भी वैक्सीन लगने की वजह से हार्ट अटैक नहीं आया है और किसी की भी मौत वैक्सीन के कारण नहीं हुई है। तो फिर क्या वजह है कि सडनली कोविड के बाद हमारे देश में इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं और हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं? ये पहले ही था, अभी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये हुआ है कि लास्ट 30 साल से जो जिस उम्र हार्ट अटैक होता है उम्र कम होता रहता है। जैसे मैं 93 में जब इंडिया आया शुरू किया ऑपरेशन, उस ज़माने में साल में एक बार एक पेशेंट देखूंगा जो कि 30 साल से कम उम्र है, जिसका ब्लॉकेज है। आजकल हर हफ्ते में कुछ दिन होता है जो कि दिन में 2-3 पेशेंट देखता हूँ। अभी जो एंजियोग्राम दिखा है वो पेशेंट 39 साल का है, तो उसका भी हो गया। तो ये सब लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। क्या हुआ ना, वैक्सीन जब हुआ कोविड के टाइम में सारा इंडिया में सबको वैक्सीनेशन देना पड़ा, कम से कम 600 मिलियन से ज़्यादा लोगों को देना पड़ा। तो ऑटोमेटिकली 600 मिलियन लोगों का कोई भी कभी को हार्ट अटैक आ सकता है। तो अभी सारे उसी को जो वैक्सीन लिया है, चाहे भी बिना वैक्सीन में भी उसको हार्ट अटैक आने वाला था। तो अब सारे चीज़ ब्लेम कर रहे हैं। अभी कोई साइंटिफिक जो JP नड्डा जी बताया सही है, इंडिया में नहीं सारा दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाया कि वैक्सीन की वजह से हुआ है। लेकिन वैक्सीन की वजह से जो इमीडिएटली जब देते हैं पहले 2-3 महीना, उसी टाइम होने की चांस है। दूसरा कारण है उसी टाइम हो सकता है, वो कुछ वैक्सीन का था जहाँ से कि वो क्लॉट बनने की चांस था, वो भी ओनली फॉर 1 और 2 मंथ्स। 1-2 महीने के बाद वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ नहीं है, हार्ट के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ नहीं है, कोई भी स्टडी करके कोई दिखाया नहीं। लेकिन पहले 2-3 महीने में जैसे कुछ वैक्सीन था जहाँ यंग लोगों का हार्ट मसल वीक हो जाता था, जिसका ब्लड क्लॉट होने की चांस ज़्यादा था, वो था। लेकिन बहुत कम मतलब बहुत रेयर। पर डॉक्टर साहब चलिए, आप तो इस बात से सहमत हैं जो ICMR की स्टडी है कि नहीं, वैक्सीन से किसी की भी मौत नहीं हुई है, किसी को हार्ट अटैक नहीं पड़ा है लॉन्ग टर्म आफ्टर 1-2 मंथ्स किसका नहीं हुआ। पर एस्ट्राजेनेका जो हमारे देश में कोविशील्ड के नाम से बेची गई, कुछ समय पहले उन्होंने ये माना है कि हाँ उनकी वैक्सीन से लोगों को दिल में क्लॉटिंग हुई है। हाँ, दैट्स इमीडिएट। वो बता रहा हूँ, पहले 1-2 महीने में होता है, दैट इज़ रेयर, लेकिन होता है। स्पेशली लेडीज़, यंग लेडीज़, वो रिस्क था। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हार्ट अटैक, 2 टाइप का हार्ट अटैक होता है। एक जो है जो ब्लॉकेज होके होता है, जो दूसरा हुआ जो क्लॉट बन के होता है।
वो जो क्लॉट बन के होता है ये इमीडिएटली वैक्सीन के बाद हुआ था, बहुत रेयर, बहुत कम लोगों को हुआ था। ज़्यादातर जो आया था जो हार्ट मसल हो जाता है, जो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, वो हुआ था। लेकिन लॉन्ग टर्म सर मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो कार्डियोमायोपैथी हुआ था वो सब रिकवर हो गए। लेकिन लॉन्ग टर्म जो होने के 2-3 महीने या 1 साल के बाद एक भी कोई केस नहीं है जहाँ की वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक बढ़ गया है। अभी क्या है, अवेयरनेस बढ़ गया है, अभी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया, इसलिए काफ़ी ब्लॉकेज हो ये जो शुरू हुआ है। जो वैक्सीन की वजह से जो होता है, जो आइदर आदमी का ब्लॉकेज होता है या कुछ का होता है जिसका ब्लॉकेज भी नहीं होता है, उसके अंदर क्लॉट जम जाता है, लेकिन वो इमीडिएटली 1 या 2 महीने के अंदर होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो आप कह रहे हैं जो होना था वो 3 साल पहले हो चुका है, अब उसकी वजह से नहीं, किसी अभी बिल्कुल नहीं है। कोई ना किसी को हार्ट अटैक 3 साल पहले वो भी वैक्सीन लेने के 1-2 महीने के अंदर उसका असर होता है, उसके बाद नहीं रहता, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है उसका। चलिए, तो मतलब फिलहाल हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। इसी पे मैं आने वाली हूँ कि हम सब यंगस्टर्स इस टाइम आप देख रहे होंगे हमारे न्यूज़ रूम में भी बहुत सारे युवा बैठे हैं। अच्छा, आप लोग सब हाथ खड़े करके बताओ, क्या किसी को कभी कभी ऐसे दिल में दर्द होता है? होता है? पूरा हाथ ऊपर खड़ा करो। सबका दर्द होता है, लग रहा है वो दूसरा टाइप का दर्द वो अलग है। नहीं, हाँ। ये वो वाला दर्द नहीं है वैसे, आप नहीं है। हाँ, प्रेशर फील होता है। बहुत बार मुझे भी दिल में दर्द उठता है, और जब से ये हार्ट अटैक की खबरें आई हैं मुझे खुद डर लगने लगा है कि ओ माय गॉड कहीं हार्ट अटैक तो नहीं पड़ रहा है। हम कैसे पता करें कि जो हमें दिल में दर्द हो रहा है ये किसी दूसरी वजह से है या फिर ये हार्ट अटैक के कारण पड़ रहा है? क्योंकि अब तो वही हम यंगस्टर्स भी इससे बचे तो नहीं है। जो भी दर्द छाती में होता है इधर, जो कोई एफर्ट आप कर रहे हैं, चाहे मेंटल या फिजिकल एफर्ट, जो से एक्सरसाइज किया, जो से भाग के गया, या बहुत स्ट्रेस ले लिया, किसके ऊपर बहुत गुस्सा कर लिया, उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो दिल को खून की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उस टाइम जो दर्द होता है, और जैसे आप रेस्ट ले लिया दर्द चला जाता है, वो दिल का दर्द हो सकता है। वो जो दर्द है यूजुअली कोई कंप्रेस, जैसे कोई पत्थर रखे जो से दबा दिया। कुछ लोग का होता है जो रेगुलर पेन नहीं होता है, दूसरा होता है दांत में दर्द होता है, किसका घुटने में दर्द होता है, अंगूठा में दर्द होता है। वो जो कोई एफर्ट के वजह से दर्द होता है, जैसे आपने रेस्ट ले लिया दर्द चला गया, वो हार्ट के वजह से हो सकता है। बाकी जो दर्द है कभी 1-2 सेकंड के लिए आ चला गया, जो 2-2 घंटा 4-4 घंटा दर्द रहता है, जाता ही नहीं था, 2 दिन रहता है, वो दिल का दर्द नहीं है। और उससे ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट है, पहले आपको देखना पड़ेगा जो रिस्क फैक्टर, जो क्योंकि कुछ दिखा गया कि कुछ जो प्री कंडीशन है वो रह गया तो ज़्यादातर हार्ट में ये जो हार्ट का ब्लॉकेज, हार्ट का बीमारी होने की चांस है, जिसको जैसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। सपोज पेरेंट्स का दोनों पेरेंट्स का हार्ट डिजीज़ है कि कम उम्र में, जैसे 60 साल के कम उम्र में हार्ट का बीमारी है, तो बच्चों को होने की चांस ज़्यादा है। फैमिली हिस्ट्री, जिसका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जो तंबाकू या स्मोकिंग करते हैं, जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो आर नॉट डूइंग एनफ एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल वेरी। आजकल तो नेटफ्लिक्स रात 2-3-4 बजे तक मूवी देखते हैं, जो सोते नहीं, रेगुलरली एटलीस्ट 8 घंटा सोना है। ये सब जो जिसका रहता है, जिसका हाई रिस्क फैक्टर रहता है, उनका सपोज दर्द हुआ तो दे हैव टू रियली चेक इट आउट। बाकी जिसका कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, चाहे घर में किसी का हार्ट का बीमारी नहीं है, नो स्मोकिंग, नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, फिर उनका जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका जो ब्लॉकेज वगैरह होने की चांस बहुत कम है, उनको डरने की बात नहीं है। लेकिन आजकल तो मैं बताऊंगा कम से कम 20 साल के बाद तो पहले तो एटलीस्ट अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप करा कर दिखा लो, स्पेशली जिसका फैमिली हिस्ट्री है। जैसे फैमिली हिस्ट्री वगैरह नहीं है फिर 30 साल के बाद कर सकते हो। तो अगर जैसे मेरे परिवार में किसी को भी दिल की बीमारी नहीं है, ना मम्मी पापा को, ना दादा दादी को, ख़ानदान में किसी को नहीं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं होगी, मैं एकदम सेफ हूँ? नहीं, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सपोज दादा दादी का नहीं हुआ लेकिन अपना का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे मेरा जो पहला पेशेंट इंडिया में क्या था, काफ़ी अभी 30 साल पहले उसका ऑपरेशन किया तो उसका एंजियोप्लास्टी के टाइम में हार्ट बंद हो गया था। 30 मिनट के तक उसका एक कार्डियक मैसेज, हम 30 मिनट करके उधर से ऑपरेशन थिएटर लेके ऑपरेशन किया, अभी तक जिंदा है वो। तो उनका हुई है, उनका फादर मदर 103 साल में गए, नो हार्ट बीमारी, उनको 39 साल में उसका हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ख़राब था। उसका स्मोकिंग करते थे, ओवरवेट थे, ही वाज ब्लड प्रेशर था, ही वाज ईटिंग एवरीडे नॉन-वेज फूड, सो ही गॉट हार्ट अटैक ऑफ 49। सो जिसका फैमिली हिस्ट्री बहुत अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है और बाकी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल को भी ठीक रखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे तो होने की चांस है। इवन दिखा गया कि जैसे आप सोना बहुत इम्पोर्टेंट है।
रोज़ 10 घंटे 8 घंटा सोना है, आपके 10 लिए बजे से भी। पहले सोना है। मैं रेगुलर सोता हूँ, लेकिन अभी कल रात को नहीं सो पाया, फिर उसके बाद एडजस्ट कर देता हूँ। तो जो वो सोना बहुत जरूरी है। नहीं क्या स्पेशल आप देखेंगे बिंज वाचिंग, समटाइम्स यू फाइंड सडनली यू रीड समटाइम्स ए वेरी यंग फेलो सडनली बिंज वाचिंग, सडनली हार्ट बंद हो गया। बिकॉज हार्ट अटैक नहीं होता है, बिकॉज हार्ट मस्ती इतना वीक हो जाता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है, तो हार्ट सडनली बंद हो जाता है। बिकॉज सब चीज़ का अपना एक लिमिट है, उसके लिमिट क्रॉस किया तो बंद होने वाला है, काम करने वाला नहीं है। तो वो ऐसे है। तो इसीलिए यंगस्टर का सपोज कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है और गुड लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, हार्ट अटैक होने चांस बहुत कम है, कोई डरने की बात नहीं है। चलिए डॉक्टर पांडा, मुझे एक चीज़ ये समझ में आई, अगर मेरे परिवार में किसी को दिल से जुड़ी कोई बीमारी रही है तो मुझे भी उसका पूरा रिस्क है। पूरा रिस्क है। पर एक बात ये बताइए, हमने देखा है ऐसे बहुत सारे फिट लोग थे। अगर जैसे हम बात करें, कुछ समय पहले टीवी एक्टर थे सिद्धार्थ शुक्ला, काफ़ी फिट थे, वो यंग थे, उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मौत हो गई। आप भी अभी ऑफ कैमरा मुझे एक मैराथन रनर के बारे में बता रहे थे कि कोई मैराथन रन कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो इंसान बहुत फिट होगा, उनको हार्ट अटैक पड़ गया। तो अभी तक चलिए ये तो आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप सो नहीं रहे, खा पी अच्छे से नहीं रहे, हार्ट अटैक पड़ गया। पर भाई जो फिट है उसको भी तो हार्ट अटैक पड़ रहा है। ये है उनका डेफिनेटली बाकी कुछ रिस्क फैक्टर है। जैसे मैराथन रनर की बात कर रहा हूँ, उनके पिताजी को 55 साल में हार्ट अटैक आया था, तो उसका स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री था, जिसका कुछ भी नहीं है, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, उनका हार्ट अटैक होने की चांस बहुत कम है। लेकिन कुछ लोगों का आता है जिसका ये कुछ बर्थ डिफेक्ट है हार्ट के अंदर, जो जहाँ से आर्टरी निकलता है खून सप्लाई करने का अबनॉर्मल जगह से आता है, तो थोड़ा एक्सरसाइज किया तो उनका उधर हार्ट का खून सप्लाई बंद हो जाता है, हार्ट बंद हो सकता है। ये आप देखेंगे जो फुटबॉलर सडनली उसी जो इंटरनेशनल लेवल जो वर्ल्ड कप में फुटबॉलर सडनली कोलैप्स एंड दे डाई, उसका वो प्रॉब्लम है, जिसको आर्टरी उनका गलत जगह से निकलता है। तो जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो अंदर का जो मेन आर्टरी जो एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसको आर्टरी को कंप्रेस कर देता है। दूसरा है बहुत सारे ये जो पता नहीं चलता है, उनका जो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जो हार्ट का मसल का वीकनेस रहता है, वो वीकनेस रहता है जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसी टाइम उनका हार्ट बंद हो जाता है। तीसरा आप देखेंगे मैराथन में, जितना मैराथन जो रन करते हैं, आप देखेंगे जितना भी हार्ट अटैक होता है, हम मैक्सिमम 90% हार्ट अटैक लास्ट 1 माइल में होता है, क्योंकि लास्ट 1 माइल वो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। सो लॉट ऑफ ये जो एक्सरसाइज, जो वेरी फिट पीपल जो सडनली इन एक्सरसाइज दे you read कि suddenly they had a heart attack, died, lot of them push in the last moment. I'll give you an example. मेरा एक पेशेंट था करीब 20 साल पहले, तो आई ऑपरेटेड, हिज सन वाज 105 किलो, सो वी एडवाइज वी स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। 1 महीने के बाद एक सडनली फ़ोन आया कि साहब लड़के का सडनली हार्ट अटैक आ गया। वी एयरलिफ्टेड हिम, लेके आया, देखा तो एंजियोग्राम किया, देखा कि उसका आर्टरी अंदर फट गया है। जब हम चेक किया, उसने पहला बार जाके एक्सरसाइज शुरू किया बिना सुपरविजन में, और उसने फर्स्ट डे ओनली स्टार्टेड डूइंग स्पिनिंग। तो ही डिड ए वेरी हाई स्पीड स्पिनिंग। सो व्हेन यू डू सडनली, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सडनली डू एक्सरसाइज, वेरी हाई स्पीड जो करते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से उसका आर्टरी फट गया। तो इसीलिए जो नॉर्मली यू डोंट गेट, if you are doing regular exercise, you sometimes hear कि suddenly somebody died, either they had a blockage, like this particular patient I am showing, he's a marathon, he's running marathon for years, लेकिन he had a very strong family history. Luckily उसका friend ने and he himself say कि मेरा हार्ट का थोड़ा चेक कर लेता हूँ, because इस साल भी उसको मैराथन रन करने वाला था। Luckily we found 2 critical blockages. So very important, सारा चीज़ चेक करना चाहिए, एक चीज़ से नहीं होता है। when multiple things are there, then you get a higher chance. कोई भी नहीं है तो चांसेस बहुत कम है। सर, आपने जो ये कंडीशंस बताई हैं, सब में ऐसा है कि अचानक से हो गया, पर क्या कोई कंडीशन ऐसी है दिल की कि हमें पहले से कुछ लक्षण दिख रहे हैं, बस उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हमें मालूम ही नहीं है कि दिल से जुड़े लक्षण हैं? क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए हमारे ऑडियंस को भी? पहले तो बताया जी, रिस्क फैक्टर है तो इमीडिएटली मेरा एडवाइस रहेगा डॉक्टर के पास जाके अच्छी तरह चेक करके देख लो। कोई एज कम नहीं है। मेरे पास पेशेंट आए जो 16-17 साल भी हार्ट अटैक हो के आए हैं, तो कोई आज के हमें 15-20 साल के बाद कोई एज कम नहीं है, थोड़ा चेक करना। जिसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो उसके लिए सपोज यू आर गेटिंग सम सिम्टम, जैसे सब बताया, जैसे कोई एक्सरसाइज, कुछ स्ट्रेस लिया तो दर्द हुआ, तभी उनको पता चलता है कि ये हार्ट का हो सकता है, डॉक्टर जाके चेक करना चाहिए। जिसका कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, जैसे बताया एक्सरसाइज, योगा, खाने पीने का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फूड, वो कर रहे हैं, डेली दे आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स,
स्ट्रेस नहीं ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो उनका हार्ट का ब्लॉकेज होने बहुत कम है। कोई सिम्टम्स जो होता है, पहले जो कोई एक्सरसाइज, सपोज कोई भी एफर्ट में आपका दर्द होता है, जैसे छाती में इट कैन बी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, नॉर्मली इधर होता है, जैसे कोई दो से पत्थर रखे कोई दबा रहा है, ऐसे दर्द होता है। अच्छा, जैसे अगर मैं रनिंग कर रही हूँ और मुझे ऐसे लगे जैसे मेरे सीने पे हाथी बैठ गया है। यस, सांस ज़्यादा, रनिंग टाइम तो सांस फूलता है, लेकिन सडनली जैसे लगेगा जोर से कोई छाती को प्रेस देके आपका सांस नहीं जा रहा है। और समटाइम्स जो रेफर्ड पेन बोलते हैं कि सब लोगों का, आपको 50-60% लोगों का जो रेगुलर पेन होता है, बाकी लोगों का भी पेन, कुछ लोगों का बिल्कुल पेन नहीं होता है और कुछ लोगों का होता है अलग जगह से होता है। बहुत सारे लोग जाते हैं जैसे पेट में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, अंगूठा में दर्द होता है, लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए हैं, डेंटिस्ट के पास गए हैं कि बाबा उधर दर्द है, लेकिन उसका हार्ट का अंदर ब्लॉकेज था, तो हार्ट अटैक 2-4 दिन 5 दिन के बाद होता है। ये थोड़ा अनकॉमन है, लेकिन उसको रेफर्ड पेन बोलता है। ये जब दर्द होता है कोई भी एक्सरसाइज एफर्ट के वजह से होता है, जैसे आपने रेस्ट ले लिया चला गया, वो हार्ट के होने की चांस ज़्यादा है। तो इमीडिएटली मेरा एडवाइस रहेगा डॉक्टर को दिखा के, जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे उसी मुताबिक करना जरूरी है। और डॉक्टर साहब, जो एक चुभने वाला दर्द होता है, जैसे एक सुई चुभ रही है, ये दिल का दर्द है या फिर ये दिल से इसका लेना देना नहीं? मोस्ट लाइकली दिल का दर्द नहीं है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 2-3 सेकंड रहा चला गया, जो कोई एक्सरसाइज एफर्ट के साथ नहीं है। जैसे आप रोड मॉर्निंग वॉक जाते हैं, रनिंग करते हैं, कोई दर्द नहीं है, ऑफिस में बैठते बैठते सडनली जोर से कुछ चुभ दिया, वो दिल का दर्द नहीं है, वो मुझे होता है। थैंक यू। यस। अच्छा, ये कुछ टेस्ट बता दीजिए हमें, 2-3 टेस्ट ऐसे जो हर इंसान साल में एक बार करा सकता है, ये पता करने के लिए कि उसका दिल बिल्कुल सेहतमंद है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो रिस्क फैक्टर चेक करना है, क्योंकि दिल के ब्लॉकेज तक जाना नहीं चाहिए, उससे पहले प्रिवेंट करेंगे तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि बाकी बीमारी की तरह, जैसे 50 साल पहले दिल का बीमारी मतलब कैंसर दिल का बीमारी था, तो डेथ सेंटेंस हो गया, अभी घर में बैठो, कब भगवान का नाम लो, कब ऊपर जाने का है, वो चला गया। अभी ज़माने में दिल का बीमारी के बाद भी कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ आप लीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल चेंज करना, को चेक करना है तो पहले अपना जो साइलेंट डिजीज बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ये कोई बीमारी कोई तकलीफ नहीं देता है, 10-15 साल 20 साल तक मरीज़ को पता नहीं चलता है। जब तक होता है तब तक शरीर के अंदर सब डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो रिस्क फैक्टर पहले चेक करना है। जिसका रिस्क फैक्टर है उनको तो पहले उसको प्रॉपर इलाज करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, उसका इलाज करना चाहिए। तम्बाकू या सिगरेट ले रहे हैं, उसको बंद करना है। और जिसका कोलेस्ट्रॉल चेक करके देखेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसका चेक करके दवाई लेना है या डाइट चेंज करके करना है। वो फर्स्ट स्टेप है। वो होने के बाद सपोज यू वांट टू डू फर्दर टेस्ट, नॉर्मली सब लोग जाके ईसीजी करते हैं। ईसीजी यूजलेस है, हार्ट ब्लॉकेज को निकालने हार्ट के लिए ईसीजी सबसे यूजलेस है, क्योंकि बहुत लोग ईसीजी कर लिया, नॉर्मल है, चलो सब ठीक है। क्योंकि ईसीजी ऑलमोस्ट सबका नॉर्मल आएगा अनलेस कोई पहले से हार्ट अटैक आया है। क्योंकि जब भी आपको दर्द हो रहा है उसी टाइम सिर्फ ईसीजी लिया तो तभी ईसीजी में कुछ नॉर्मल आ सकता है। अदरवाइज रेस्टिंग कंडीशन में जाके ईसीजी किया, जिसका भी क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग ब्लॉकेज है, वो भी नॉर्मल आने की चांस बहुत ज़्यादा है, अनलेस उनसे पहले कोई हार्ट अटैक आया था तो उसका ईसीजी पता चलेगा। तो ईसीजी सही टेस्ट नहीं है, उसके लिए सबसे बेस्ट है जो स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट मतलब पेशेंट को हम मशीन में चलाते हैं, जोर से चलता है, उस टाइम क्या होता है हार्ट का रेट बढ़ जाता है। नॉर्मली 60-70 बार मिनट में हार्ट बीटिंग करता है। तो ज़्यादा जब एक्सरसाइज जब करते हैं 110, 120 या 140 बार हार्ट को बीटिंग करना पड़ता है, उस टाइम दिल को ज़्यादा खून की ज़रूरत है। जो ब्लॉकेज है तो पता चल जाएगा। वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है, अराउंड 20-25% लोगों का काफ़ी क्रिटिकल ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन उनका स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसलिए दूसरा है स्ट्रेस इको परफ्यूजन स्कैन बोलते हैं, वो उसके नेक्स्ट लेवल का जो टेस्ट करते हैं। उस टाइम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, उसी टाइम फिर इकोकार्डियोग्राम या दूसरा जो रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन बोलते हैं, उससे देखें हार्ट का पंपिंग कैसा है। क्योंकि खाली ईसीजी चेंजेस नहीं है, इसी चेंजेस का बहुत ज़रूरी है कि हार्ट का जो खून सप्लाई है या नहीं। खून सप्लाई है और ईसीजी चेंजेस है तो कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि आपका हार्ट नॉर्मल है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ईसीजी में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। तो इसीलिए नेक्स्ट लेवल जो परफ्यूजन स्कैन या स्ट्रेस को करते हैं, उसमें से आपका
कोई 90-95% टाइम कोई ब्लॉकेज क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेवल सपोज नहीं हुआ, उसके बाद करना है तो देन वी सस्पेक्ट देयर गुड चांस वी डू समथिंग कॉल्ड सीटी एंजियोग्राम। एंजियोग्राम 2 टाइप का है, एक सीटी स्कैन के थ्रू में हो सकता है, एक रेगुलर एंजियोग्राम। सीटी स्कैन इज़ वेरी ईजी बहुत, क्योंकि यू कैन गो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड यू टेक द पिक्चर्स, ओनली 3 seconds ओनली इट टेक्स टू डू दी सीटी स्कैन। उसमें से ब्लॉकेज है तो पता चल जाता है। एंड सीटी स्कैन इज़ वेरी गुड इन डिटेक्टिंग ब्लॉकेज, लेकिन उसमें क्या कितना क्रिटिकल कितना ब्लॉकेज है उसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है, इतना एक्यूरेट नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप जो फाइनल जो सबसे इम्पोर्टेंट है एंजियोग्राम करते हैं, लेकिन रेगुलरली हम सब पेशेंट का एंजियोग्राम नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर 1 तो बहुत सारे लोगों का ब्लॉकेज नहीं होता है तो अन्य से एंजियोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ये दिखा गया है कि कोई भी ब्लॉकेज दिल के अंदर आर्टरी का ब्लॉकेज 70% से कम है तो दिल का खून सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, तो उसके लिए हम दवाई या लाइफस्टाइल चेंज में उसको इलाज करते हैं, उसको कोई एंजियोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे जो टेस्ट बताया जैसे स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस इको, स्ट्रेस थालियम स्कैन, सीटी स्कैन से पता चल जाता है कि 70 से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं तभी एंजियोग्राम करते हैं। एंजियोग्राम में सपोज यू फाइंड की ब्लॉकेज है, जैसे पेशेंट का हमने दिखाया, उसे देखना पड़ेगा कितना क्रिटिकल ब्लॉकेज है। तो 70% से वो भी कोई माइनर आर्टरी में ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा दिल का खून सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, वो जान के ऊपर कोई खतरा नहीं है तो उसको दवाई में चलाता है। कि कोई भी नहीं दिखा है कि जो ब्लॉकेज है जान के ऊपर खतरा नहीं है, पेशेंट को तकलीफ नहीं है, उसको एंजियोप्लास्टी सर्जरी से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ओनली एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं जहां हम देखते हैं कि ब्लॉकेज के वजह से मरीज़ का जान के ऊपर खतरा है। पर अगर कोई एक टेस्ट मैं आपसे पूछूं जो हम सब साल में एक बार करा लें ये देखने के लिए कि हमारा दिल हेल्दी है या नहीं, वो टेस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा होगा? एक टेस्ट नहीं है, मल्टीपल टेस्ट करना। दो तीन ही कराने पड़ेंगे। डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर चेक करना है, डॉक्टर को दिखा के डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर चेक करना है। एक टेस्ट सबको बताऊंगा 20 साल के बाद के, आजकल इवन यूएसए में अभी भी 15 साल के बाद एडवाइस करते हैं कोलेस्ट्रॉल चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ अबाउट कोलेस्ट्रॉल, टॉक अबाउट इट। कोलेस्ट्रॉल चेक करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज वन टेस्ट टू आस्क मी कोलेस्ट्रॉल चेकअप। चलिए हम कोलेस्ट्रॉल पे ही आते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कोलेस्ट्रॉल। आप देखते होंगे टीवी पे बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जिसमें तेल बेचा जाता है ये बोल के कि भाई इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 है। सबसे पहले तो सर मुझे ये बता दीजिए, सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना कोलेस्ट्रॉल में कोई आदमी जी नहीं सकता, आदमी बन नहीं सकता है, क्योंकि सारा शरीर जो बना हुआ है, जो माइक्रोस्कोप को सेल बोलते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। बिना कोलेस्ट्रॉल में कुछ होता है नहीं। उसमें जितना इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है, विटामिन डी होता है, शरीर बनता है, सारा कोलेस्ट्रॉल उसके लिए चाहिए। कोलेस्ट्रॉल तो ख़राब नहीं है, प्रॉब्लम इज ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ख़राब है। ये पहले नहीं था, ये लास्ट देखेंगे 50-60 साल में इंडिया में ज़्यादा हुआ है। ये सब लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। कोलेस्ट्रॉल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ख़राब चीज़ है। पर हमेशा विलन तो कोलेस्ट्रॉल ही ठहराया जाता है, इसकी वजह से क्या हुआ है ना, ये बहुत सारे आजकल देखेंगे बहुत वीडियो वायरल हुआ है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हु टॉक either they are not cardiologist or those are not practicing cardiologist or they are not done a proper scientific study। तो कोलेस्ट्रॉल कोई शरीर के लिए ख़राब नहीं है। 2-3 मिथ है कोलेस्ट्रॉल। एक है कि बाबा कोलेस्ट्रॉल सारा 80-85% लिवर में बनता है, खाना पे सिर्फ 15% आता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो खाना 15% क्या फ़र्क पड़ेगा, 85% है, कुछ भी खाओ तो कुछ भी खाओ। मैं जैसे एग्जांपल बताया मेरा पेशेंट का, उसका फादर मदर 105 तक था, उनका 49 में हार्ट अटैक आ गया। जैसे आप देखते हैं, किस्सा दिखाऊंगा, जैसे बताऊंगा, जैसे कुछ लोग होते हैं जो 10-10 रोटी खा लेते हैं, इससे पतला है। कुछ लोग होता है, मेरा पेशेंट आते हैं रोते हैं बेचारे कि डॉक्टर साहब मैं 2 रोटी खाया, मैं 100 किलो से नीचे नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि उनका शरीर मेटाबॉलिज्म ऐसे है। तो कोलेस्ट्रॉल सबके लिए अलग अलग। सो एक पेशेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल सारा दुनिया में सबके लिए एक ही इलाज नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल तो सारा लिवर में बनता है, कुछ भी खा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनके लिए इवन जो पेशेंट को एक रोटी में, जो आदमी का एक रोटी से वज़न बढ़ता है, उसके लिए 1.5 फुल्का भी ले लिया तो वज़न बढ़ने की डेंजरस है। जिसका 10 रोटी में वज़न नहीं बढ़ता, उसका एक रोटी एक्स्ट्रा खा लिया फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे है जो आपका मल्टीपल रिस्क फैक्टर सपोज है, आपका डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर, बहुत बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोज पहचानना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर कोई भी रिस्क फैक्टर है
उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसके साथ आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, देन कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी बैड। जिसका कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, 10 बजे 8 घंटे सोते हैं, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, नॉर्मल वेट है, उनके लिए अप टू ए सर्टेन लेवल कोलेस्ट्रॉल कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ ख़राब नहीं करेगा शरीर। उतना ही लेवल कोलेस्ट्रॉल, सपोज 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल, जिसका कुछ भी हिस्ट्री नहीं है उनके लिए वो नॉर्मल है, कुछ हार्ट पर बीमारी होने की चांस नहीं है। लेकिन वही 200 मिलीग्राम जिसका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, उसके लिए बहुत डेंजरस पॉइजन है, उसके लिए इलाज करना पड़ेगा। अभी क्या है, जो वीडियो वायरल से जा रहा है सबको एक साथ डाल देते हैं, वो ठीक नहीं है। जिसका रिस्क फैक्टर है उनको कोलेस्ट्रॉल इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और कोलेस्ट्रॉल ख़राब चीज़ नहीं है, सेम चाहे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा शरीर के लिए बहुत डेंजरस है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है। नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए उसकी? अगेन नॉर्मल रेंज सबके लिए अलग अलग है, कितना एज में कर रहे हो और कितना रिस्क फैक्टर है। पहले 10 साल पहले हम सबको एक ही लेवल बताते, देखेंगे अभी भी बहुत सारे रिपोर्ट जो लैबोरेटरी से आता है इतना नॉर्मल है, लोग कंफ्यूज होता है, अरे मेरा लेवल तो नॉर्मल के अंदर है। लेकिन लास्ट 10-15 साल से देखा गया, मल्टीपल स्टडी, हज़ारों लाखों लोग मरीज़ को टेस्ट करके जो स्टडी करके देखा गया कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट। जैसे बताया कि उसको 10 रोटी में वज़न नहीं बढ़ता है, उसका 2 रोटी में वज़न बढ़ जाता है, तो ऐसे एवरीबॉडी इज डिफरेंट। जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो उसका उतना कम कोलेस्ट्रॉल कम रखना चाहिए। कोई रीडिंग होगी? हाँ जी, इस बहुत सारे गाइडलाइन दिया गया है। तो नॉर्मल के लिए आजकल जो रेगुलर कोलेस्ट्रॉल ना, कोलेस्ट्रॉल सारा कोलेस्ट्रॉल का मल्टीपल कंपोनेंट है, सारा चीज़ ख़राब नहीं है। कुछ LDL बोलते हैं जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, HDL है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। LDL मीन्स इजी रखना पड़ेगा, L मीन्स लो रखना चाहिए, H मीन्स हाई रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ना, लीवर से कोलेस्ट्रॉल सारा शरीर को जाता है, ऐसे सीधा नहीं जा सकता है, उसके साथ उसे प्रोटीन के साथ बाइंड कर, जैसे कोई रास्ता आपको पता नहीं, कोई गाइड लेके आपको जाता है तो एक गाइड लेके जाता है, LDL वो है, वो सेल के अंदर लेके जाता है, सेल के अंदर से फिर HDL कोलेस्ट्रॉल निकाल के लीवर के अंदर आता है, लीवर उसको फिर डैमेज उसको शरीर से निकाल देता है। तो इससे HDL अच्छा है, जितना हाई रहेगा उतना अच्छा है। कितना सर, नंबर बता दीजिए। हाँ, तो मिनिमम इंडियन के लिए मिनिमम 50 होना चाहिए HDL हाई। LDL जो लो कोलेस्ट्रॉल जितना कम रखना अच्छा है, उसमें भी मल्टीपल लेवल है। एवरेज जिसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है उनके लिए 100 से नीचे रखना ठीक है। लेकिन जिसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, कितना रिस्क फैक्टर है, कितना उम्र में उसका हार्ट बीमारी हुआ, किसका फैमिली हिस्ट्री हुआ, उसके मुताबिक किसका 70 के लिए हम एडवाइस करते हैं, किसको 50 एडवाइस करते हैं, 140 एडवाइस करते हैं, किसको 30 मिलीग्राम एडवाइस करते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी जो लिपिड सोसाइटी उन लोग गाइडलाइन दिया है, तो बहुत सारे पेशेंट स्टडी करके, स्पेशल इंडियन पेशेंट, ये बहुत ज़रूरी है। जो वेस्टर्न गाइडलाइन के मुताबिक हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन को हार्ट का बीमारी दिखा गया कि कम से कम 10 साल पहले होता है, वेस्टर्न कंट्री में 17 साल में होता है, हमको 60 साल में होता है। पर ऐसा क्यों होता है सर, हमें 10 साल पहले क्यों हो जाता है सब? हमारा रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। देखिए डायबिटीज़ हमारा मैक्सिमम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तम्बाकू यूज़ बहुत है, ये सब रिस्क फैक्टर की वजह से होता है। ये पहले नहीं था। 50-60 साल पहले जब मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ाई किया, मेरा प्रोफेसर बताता है कि ये वेस्टर्न प्रॉब्लम है, ये इंडियन का प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वाल्व प्रॉब्लम था, बाकी बीमारी था। वार्ड में हम कभी जो ब्लॉकेज का पेशेंट बहुत कम देखते थे। ये 50 साल के अंदर लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जिस पता 30 साल पहले मैं साल में एक बार देखता था कोई पेशेंट 30 साल से कम है आता था। आजकल हर हफ्ते में रोज़ देखता हूँ। अभी उस दिन देखा 2 पेशेंट, एक ही दिन देखा, एक 32 साल, एक 39 साल, मल्टीपल ब्लॉकेज, सब लाइफस्टाइल की वजह से। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने पीने और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है? पूरा एवरीथिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ऑल द फूड हैबिट्स कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो सारे चीज़ के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। लास्ट 10 साल से एटलीस्ट ये पता चला कि 8 घंटा रोज़ सोना, ठीक टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। कितना बजे खाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इवोल्यूशन हुआ, हमने 2 लाख साल हुआ है अभी बंदर से हम आदमी बने, 30,000 साल हुआ जब अभी एग्रीकल्चर करके विलेज गांव में रहे, 200 साल सिर्फ हुआ जहां लाइट आया। 200 साल पहले 6 बजे लोग खाना खा के सो जाते थे। शरीर का मेटाबॉलिज्म ऐसा है, शरीर को भी रात को रेस्ट चाहिए। तो कोई भी खाना आप 7 बजे से पहले खाएंगे शरीर के लिए सबसे बेस्ट है।
कुछ भी खाना रात को जितना लेट खाओगे उतना ख़राब है। सेम एक रोटी 6 बजे खाओगे, 2 रोटी 6 बजे खाओ, शरीर के लिए अच्छा है। रात 12 बजे एक रोटी खाओ, शरीर के लिए ख़राब है, क्योंकि शरीर को भी रेस्ट चाहिए। 7 बजे तक आप कह रहे हैं अपना डिनर खा लो। अच्छा एक बात ये बताइए, हम लोग और जितना लाइट खाना लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि रात को आपका एक्टिविटी कम रहता है, दिन में ज़्यादा एक्टिविटी रहता है, रात को भी शरीर को रेस्ट चाहिए। तो इज अ लॉट ऑफ अदर साइंटिफिक, लाइक अभी पता लास्ट 5-10 साल से पता चला है कि ये शरीर के अंदर जो पेट के अंदर जो कीड़ा है, जो कम से कम 2-3 किलो का कीड़ा है, वो शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट, उनको भी रात को रेस्ट चाहिए। जो गुड बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा हमारे घरों में चाहे दाल बने, सब्जी बने, कुछ भी बने, तेल में बनती है, तेल इस्तेमाल होता ही होता है। हाँ जी। कौन सा तेल हमारी सेहत के लिए, दिल के लिए सबसे बेहतर है? क्योंकि इतने एड्स हैं मार्केट में, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है सनफ्लावर ऑयल खाओ, कोई कहता है ऑलिव ऑयल खाओ, मतलब इतने सारे तेल हैं। हम कौन सा तेल ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए जो हमारे दिल के लिए सबसे हेल्दी है? मैं मजाक से वैसे बोलता हूँ, जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब तक तो मोबिल ऑयल नहीं है तो कोई भी तेल चल सकता है, क्योंकि कोई भी तेल इतना ख़राब नहीं है। क्वेश्चन ही कितना क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा डेंजरस है। जितना ज़्यादा तेल इस्तेमाल करोगे उतना शरीर के लिए ख़राब है। और स्पेशली विथ आवर लाइफस्टाइल, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसो नहीं, तो उसके लिए जितना कम लोगे उतना अच्छा है। एवरेज रिकमेंडेशन 30 ml पर डे, मतलब एक आदमी के लिए महीने में करीब 1 लीटर 900 ml 1 लीटर चाहिए। तेल जो हमारे इंडियन ऑयल में सबसे बेस्ट है, जो राइस ब्राउन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब अच्छा है। और कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो, जितना कम लोगे उतना बेहतर है। पर रिफाइंड ऑयल के लिए तो बोला जाता है कि बहुत नुकसानदेह है ये दिल के लिए। ये सब चीज़ खराब है। रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड चीज़ खराब है। होता है रिफाइंड ऑयल, एनी रिफाइंड आपका जो ग्रेन, जैसे रिफाइंड फ्लावर, एनीथिंग रिफाइंड, एनीथिंग प्रोसेस्ड इज पॉइजन फॉर बॉडी। और घी, घर के बना हुआ घी ठीक है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, कितना? 2-3 चम्मच ठीक है दिन के लिए। 10 ml 5-10 ml ठीक है, बिकॉज सारे तेल में कुछ अच्छा चीज़ है, कुछ ख़राब चीज़ है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा नहीं लेना है। कोई भी चीज़ ज़्यादा लेंगे तो ख़राब है। इसलिए मजाक से बोलता है कि जब तक वो ये मोबिल ऑयल नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी शरीर के लिए ख़राब है। भाई कोई भी ऑयल चलेगा, जितना कम क्वांटिटी लोगे उतना अच्छा है। घी शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन घर का बना हुआ घी, जो बाज़ार का बना हुआ घी, उसको हाइड्रोजनेटेड करते हैं। आप देखेंगे घर का बना हुआ घी 4-5 दिन 7 दिन में बाहर रखोगे ख़राब हो जाता है। ये घी आप 2 महीना रखो बाहर, कुछ ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये जो इट इज़ ऑल हाइड्रोजनेटेड रिफाइंड। सो जो बाज़ार का बना हुआ घी शरीर के लिए ख़राब है। घर का बना हुआ घी 2 चम्मच शरीर के लिए ठीक है। डॉक्टर साहब, खाने से एक बार थोड़ा पीने की तरफ भी आ जाते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यस, सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि खाने साथ पीना तो चाहिए। हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं पर बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत क्या सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जो शराब है वो दिल के लिए नुकसानदेह है, शराब नहीं पीनी चाहिए। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी, उनका ये मानना है कि जो वाइन है, वो रेड वाइन ख़ास तौर पे, वो दिल के लिए हेल्दी होती है, उसको पीने का कोई नुकसान नहीं है। क्या वाकई ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक शराब ऐसी हैं जो दिल को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं? सारा शराब दिल को नुकसान पहुंचाता है। ये सब जो हुआ है सारे एडवर्टाइजमेंट है। आप मेरा जिगरी दोस्त डॉक्टर सरीन से पूछोगे तो उनका कहना वही है। आप हमारा जो वर्ल्ड वाइड जितना एसोसिएशन है, सबका रिकमेंडेशन है, जिसको ऑलरेडी पी रहा है तो ठीक है, जो नहीं पी रहा है, दिल को बीमारी को बचाने के लिए दारू पीने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिस करके दिल का बीमारी कर सकते हो। वही चीज़ जो दारू में जो चीज़ है, जो रेड वाइन या जिसमें जो है, वो कहाँ से बनता है? वो आपका ग्रेप से बनता है। तो ग्रेप खा लो, उससे बेहतर है, सस्ता है और बेहतर है। तो कोई भी वाइन कोई दिखाया नहीं कि दिल के लिए ज़्यादा अच्छा है। पर कोई लिमिट होगी कि इतनी शराब तक आप पिएं तो आपको नुकसान नहीं होगा, उससे ज़्यादा पिएंगे तो दिल को नुकसान पहुंचेगा। ये दिल के साथ खाली दिल के लिए लोग नहीं बनते हैं ना, बचते हैं ना। क्या दिल से रुक सकते हैं, लेकिन लिवर डैमेज होगा, बाकी कैंसर होने की चांस है। इसलिए दवा, मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि दारू पीने के लिए, कोई भी वाइन या अल्कोहल। समबडी इज टेकिंग रेड वाइन ले सकते हो, लेकिन 30 to 60 ml मैक्सिमम 1 or 2 times a week। अगेन आई स्ट्रांगली एडवाइस नो वाइन, नो अल्कोहल। कोई भी नहीं दिखा है कि वाइन और अल्कोहल शरीर के लिए अच्छा है। किसी भी तरह की शराब आप ना पिए, आप ये कह रहे हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह ही है। ठीक है, अब हम अपने ऑडियंस सवाल पे आते हैं। हेलो सर, मेरा नाम खुशी है। मेरा सवाल ये है कि
मतलब जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बीपी चेक करते हैं तो बीपी बहुत लो आता है और आपका पल्स रेट बहुत हाई आता है, तो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट और दिल का क्या रिलेशन है? देखिए, दिल का काम है सारा शरीर को खून सप्लाई करने के लिए, ठीक है। खून से क्या आता है, जो खाना खाते हो, सांस लेते हो, उससे ऑक्सीजन जाता है, खाना खाते हो, सारा चीज़ वो डाइजेशन होकर सारे शरीर को पहुंचता है। तो दिल का काम है खून सप्लाई करने के लिए। आपका पल्स रेट ज़्यादा है मतलब ब्लड प्रेशर कम है मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड सारे शरीर में नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो हार्ट रेट कम होता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे? तो लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन मोस्ट लाइकली इट इज़ बिकॉज ऑफ अब ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हो, रेगुलर ज़्यादा पानी पी रहे होगे तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग का रहता है जो सॉल्ट का इंटेक थोड़ा कम रहता है, तो उनके लिए हो सकता है। लेकिन जिस पेशेंट का जिसका ब्लड प्रेशर है, गोली ले रहे हैं, उनके लिए प्रेशर लो हो रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन का एडजस्ट करना पड़ेगा। जिसका कोई हार्ट ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है, बेटर चेक इट और टेक मोर फ्लूइड एंड थोड़ा सा नमक लगा तो ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। थैंक यू। हेलो सर, मेरा सवाल है कि एआई का इस्तेमाल आज हर सेक्टर में हो रहा है, तो कार्डियोलॉजी में इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? एआई या एआई उसका काफ़ी रिसर्च चल रहा है, अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने वाला है। जैसे ही सारा एवरी स्पीयर में एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड सोसाइटी एआई इज हैविंग ए मेजर इम्पैक्ट। कार्डियोलॉजी में भी काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे सब चीज़ में। सो दैट इट इज़ मेडिसिन डिस्कवरी, उसमें भी बहुत रैपिड इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो बहुत जल्दी ड्रग का डिस्कवरी हो सकता है। दूसरा जैसे एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी करते हैं ना, उसका आजकल एआई ऑगमेंटेड कैथेटर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा रेडिएशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राम करते हैं उस टाइम हमको एक्सरे करके देखना पड़ता है। तो एआई ऑगमेंटेड में ऑटोमेटिकली वो पता चल जाएगा कैसे गाइड करके कैथेटर लेके जाएगा। तो सिमिलरली जो सर्जिकल ट्रेनिंग, जैसे हम जब से ट्रेनिंग लेते थे उस टाइम 5 साल तक हम एक्चुअल पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन करके हमारा टीचर हमको सिखाते थे, हम सीखते थे। आजकल एआई ऑगमेंटेड जो सब वर्चुअल सब ट्रेनिंग सिस्टम आ रहा है, जिसकी वजह से सर्जन अपना वर्चुअली ट्रेनिंग लेंगे। सो लॉट ऑफ एरियाज इट इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज। वो एक वेरी फेवरेट मेरा टॉपिक है कि एआई का इफेक्ट इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इज कम्प्लीटली गोइंग टू चेंज। 20-25 साल के बाद देखेंगे, अभी जो इसे प्रैक्टिस हम करें सारा चेंज हो जाएगा। एआई विल प्ले वेरी बिग रोल इन दैट। तो कहा जा सकता है कि ये वरदान साबित हो सकता है आगे हेल्थ सेक्टर में? हेल्थ सेक्टर में मतलब कि हाँ, कार्डियोलॉजी में एआई मतलब वरदान इट साबित इज हो गोइंग सकता टू है? प्ले वेरी बिग रोल। ये सब फील्ड में एंड कार्डियोलॉजी में तो बहुत चेंज हो जाएगा। बहुत सारे एआई विल प्ले वेरी बिग रोल। आपका जितना सब वो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर ज़्यादा होगा, उसके वजह से ज़्यादा ऑपरेशन कम हो जाएगा, ज़्यादातर बिना ऑपरेशन का टेक्निक सब भी होगा, उसमें काफ़ी उसका रोल आएगा फ्यूचर में। हेलो सर, मेरा नाम अदिति है। कई बार एसिडिटी अगर होती है तो भी सीने में दर्द होता है, और अगर कुछ दिल की दिक्कत है तो भी सीने में दर्द होता है। तो ये पता कैसे चलेगा कि जो दर्द हो रहा है वो पेट की किसी दिक्कत की वजह से हो रहा है या फिर दिल की किसी दिक्कत की वजह से? ये हो बहुत रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दोनों का बहुत नज़दीक है, उनका ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई सिमिलर है, इसीलिए दोनों का हो सकता है। दिल का बीमारी आपका पेट में भी हो सकता है। बहुत सारे जैसे बताया, बहुत सारे मेरे पेशेंट आते हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए और उधर से पता चला है उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सपोज आपका कोई रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अभी रिसेंटली वेरी फेमस तेलुगु एक्टर है, ऑपरेटेड हिज डॉटर 39 ईयर्स ओनली। वो 6 महीने से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, सडनली हार्ट अटैक हो चला गया। तो बेचारे को 6 महीने से उसका सिम्टम्स हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जिसका सारा रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको पहले पेट का डॉक्टर के साथ भी उनको दिल का डॉक्टर दिखाना चाहिए। जिसका कोई भी हिस्ट्री कुछ नहीं है, उनका चांसेस होने के चांस बहुत कम है। फिर भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सपोज कुछ मिला नहीं, स्टमक का डॉक्टर हो, बहुत ज़रूरी है हार्ट का चेकअप करने के लिए। लेकिन ये सारा इम्पोर्टेंट है कितना रिस्क फैक्टर आपके पास है मरीज का है।
पहले दोबारा बोलना चाहिए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, टोबैको यूज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, ऑल दिस फैक्टर्स, स्ट्रेस, इफ दिस फैक्टर्स आर देयर, स्टमक का दर्द हो रहा है, उसके साथ दिल का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो चांसेस बहुत कम है, फिर भी जिसका स्टमक का दर्द हो रहा है, कुछ मिला नहीं, उसके साथ दिल का चेकअप कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर भी कोई भी रिस्क फैक्टर बिना होकर भी किसको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। रेयर है लेकिन हो सकता है। एक सर और सवाल है, मतलब बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि 13-14 साल के बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और वो अचानक से गिर पड़े और उनकी डेथ हो गई, और फिर नतीजा ये निकलता है कि हाँ दिल की कोई दिक्कत या फिर हाँ सडन हार्ट अटैक आ गया। तो छोटे बच्चों में तो बहुत मुश्किल ऐसा कोई रिस्क फैक्टर होना, क्योंकि वो स्मोकिंग नहीं करते होंगे, शराब नहीं पीते होंगे, तो फिर उनमें ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वो पैदा का डिफेक्ट है। जैसे बताया ना, दिल का अंदर जो खून जाने वाला रास्ता, 3 रास्ता है जैसे फोटो में दिखा है, वो रेगुलर आदमी का जिस जगह से निकलता है उनका थोड़ा ऊपर निकलता है, और कुछ लोग हैं जहाँ दोनों गलत रास्ता से निकलता है, तो एक्सरसाइज के टाइम में वो रास्ता बंद हो जाता है। मेरे पास है, मेरा काफ़ी दोस्त है, उसका लड़की 3 साल में वो क्लासिक उनको बताया, जैसे रोती थी बोलती कि मेरा छाती में दर्द हो रहा है, तो पीडियाट्रिशियन पास लेके गया, उसका ECG किया तो पूरा उसका एंजाइना पिक्चर आया, तो हमने फिर उसका CT एंजियो किया तो उसमें गलत जगह से आर्टरी निकलता था, तो उसके लिए फिर देखना पड़ता है कि कहाँ से निकला है। उसके लिए सपोज गलत जगह से है तो उसको ऑपरेशन करके उसको ठीक करना पड़ता है। कुछ सिचुएशन में खाली दवाई से चल सकता है। ये जो कम उम्र में जो 10-12 साल सडनली हार्ट अटैक जो खेलते वक्त गिर जाते हैं, 99% टाइम उनका ये गलत जगह से आर्टरी निकलता है, और किसका हार्ट का मसल का भी वीकनेस हो सकता है। ये ज़्यादातर कारण है। ये जो ब्लॉकेज का बात कर रहे हैं वो बीमारी नहीं है। ठीक, थैंक यू सर। इवन जो जैसे बताया, जो वेरी हेल्दी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वेरी फिट, कोई बीमारी नहीं है, सडनली हार्ट ऐसे हुआ, उनका ज़्यादातर ये बीमारी होता है। ब्लॉकेज नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन जो कारण जिसकी वजह से होता है वो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक मतलब दिल के अंदर खून नहीं जा पा रहा है, ये दूसरा कारण से होता है, क्योंकि गलत जगह से आर्टरी निकला है, उसके वजह से हो सकता है, या हार्ट मसल वीक है, उसके हार्ट बंद हो जाता है। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम उपासना है। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग तो कंसिस्टेंट प्रोसेस है जो हम करते रहे हैं। पहले मुझे अगर मैं कोई किसी टॉपिक पर, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ या फिर ओवर थिंक कर रही हूँ, कोई ऐसा बॉडी में इम्पैक्ट नहीं दिखता था, लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से ऐसा होता है कि चेस्ट में बहुत सीवियर सा, मतलब शार्प वाला पेन होता है, हैवी वाला नहीं, बहुत शार्प सा पेन होता है, और जैसे थोड़ा सा ब्रीद इन या फिर ब्रीद आउट करते हैं वो ईज आउट हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि पहले क्यों ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिखता था और अब क्यों उस तरीके से इम्पैक्ट दिखने लगा है? मतलब एकदम आंखों के सामने समझ में आ जाता है कि इसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो एज फैक्टर है, उसके साथ देखना पड़ेगा उसी बीच में आपका कोई बाकी बीमारी शुरू है या नहीं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह है या नहीं, वो सब चेक करके देखना पड़ेगा। इस बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। तीसरा एसोसिएशन देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रेस के वजह से जैसे दर्द होता है या किसी ऐसे वाला दर्द बाकी टाइम पे भी आ सकता है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। सपोज़ बाकी कोई टाइम पे नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी आप स्ट्रेस ले रहे हो उसी टाइम आ रहा है, जैसे हम रेस्ट ले लिया चला जाता है, बेटर रहेगा डॉक्टर को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकेज होने की चांस ज़्यादा रहता है उसमें। क्या टेस्ट कराना चाहिए, मतलब क्या टेस्ट करने के लिए पहले डॉक्टर फास्ट तो कोलेस्ट्रॉल चेकअप करना है, उसके साथ देखना पड़ा फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, उसके बाद डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। इतना एटलीस्ट चेक करके देखना चाहिए कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं। रिस्क फैक्टर नहीं है तो चांसेस कुछ होने की कम है, फिर भी एक जैसे बताया जो टेस्ट बोलते हैं, पहले एटलीस्ट टेस्ट करके देख लेना चाहिए। ओके। और एक क्वेश्चन और है, अभी रिसेंटली हमारे पास एक रिपोर्ट या रिसर्च कह सकते आई थी कि दिल जो होता है उसका भी एक छोटा सा दिमाग होता है अपना खुद का। ऐसा होता है, ये पॉसिबल है क्या, और ये कैसे काम करता है? नहीं, दिल का भी देयर इज ऑल्सो नर्व सप्लाई, दिल इनसाइड हार्ट ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ नर्व सप्लाई, इट वर्क्स, इट इज गेट्स कंट्रोल बाय द ब्रेन मोस्टली। ओके, थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम आसिफ है और एक सवाल है सर कि पिछले नवंबर में मेरे पापा को एक हार्ट अटैक आया। उससे पहले तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती थी। उनके हार्ट अटैक के बाद मैंने हार्ट अटैक को लेकर बहुत कुछ पढ़ा, और उसके बाद जाना कि आपके लेफ़्ट कंधे में, हाथ में दर्द होना शुरू होता है और फिर आपके सीने में दर्द होता है। तो उसके बाद जब मैंने बहुत कुछ पढ़ा तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे में, हाथ में और पीछे दर्द बढ़ गया, और उसके बाद कभी कभी चेस्ट में भी दर्द होने लगा।
तो उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से मिला और उसके बाद उनको दिखाया, उन्होंने ईसीजी किया, कुछ ब्लड टेस्ट कराए और उन्होंने कहा कि सब ठीक है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मसाला वगैरह कम कर दीजिए, इतना ही सलाह दिया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद सर जब पेन हो रहा था, मैंने उनको कहा कि अभी भी पेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा इग्नोर करने। तो सर ये इग्नोर कैसे करें अगर पेन हो रहा है? और क्या कंधा और हाथ का दर्द जो होता है, क्या वो मतलब कि एक वही वजह है हार्ट से रिलेटेड, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तभी दर्द हो रहा है? नहीं, हार्ट के वजह से कंधे में दर्द हो रहा बहुत रेयर है। ज़्यादातर उसका अपना लोकल प्रॉब्लम, हड्डी या मसल का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही ऑल्सो इम्पोर्टेंट है कितना उम्र में जो पेरेंट्स को हार्ट का बीमारी हुआ। जितना लेट उम्र में हुआ तो अपना दिल का बीमारी होने की चांस कम है जब तक आप अपना देखभाल कर रहे हो। लेकिन सपोज़ पेरेंट्स को कम उम्र में हुआ, जैसे बताया कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में 65 ईयर से 65 साल से कम, इंडियन के लिए इवन 60 साल से कम उम्र में हार्ट का बीमारी हुआ पेरेंट्स को, तो अपने को होने की चांस ज़्यादा है। ये दिखा गया कि 10 साल से कम उम्र में होता है। सपोज़ दोनों फादर मदर को हार्ट डिजीज़ 60 साल में हो गया तो बच्चों को 50 साल से होने की चांस ज़्यादा है और 60-70% चांस है कि बच्चे को होने का है। सपोज़ फादर का हार्ट का जो बीमारी कम उम्र में हुआ था तो ये जो दर्द होता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इवन इफ सपोज चेक किया आपका ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ वगैरह ठीक है, बट चेक किया तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो मेरा सजेशन हो गया कोलेस्ट्रॉल का इलाज करना चाहिए। आजकल गाइडलाइन वेरी क्लियरली गाइडलाइन दिया गया है कि क्या क्या कंडीशन में कितना कोलेस्ट्रॉल रखना चाहिए, क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे बताया कि 15 साल पहले था कि 10 साल पहले 150 से नीचे रखो, एलडी बैड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से नीचे रखो, चलता है। आजकल हर कंडीशन के लिए अलग कोलेस्ट्रॉल लेवल रखना पड़ता है, वो एक चेक करना पड़ेगा। और एक चीज़ डेफिनेटली बताऊंगा, स्ट्रेस टेस्ट करके देखना चाहिए। प्लेन ईसीजी में पता नहीं चलता है, कम से कम मिनिमम स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। दूसरा एक सिंपल टेस्ट है जो सिटी कैल्शियम स्कोर हम बोलते हैं, उसमें कितना कैल्शियम है हार्ट का आर्टरी में, क्योंकि जितना कैल्शियम ज़्यादा रहता है उसमें उसका एक इंडिकेशन ज़्यादा कैल्शियम है तो वो पता चलता है जैसे कि दिल के अंदर ज़्यादा डैमेज कुछ हुआ है, तो इसीलिए ज़्यादा कैल्शियम स्कोर है तो एडिशनल टेस्ट करना पड़ता है। ये बेसिक टेस्ट बताऊँ, स्ट्रेस टेस्ट, एक सिटी कैल्शियम स्कोर करके देख लो और कोलेस्ट्रॉल चेकअप, ये तीनों चीज़ करके देख लो। वो तीनों ठीक है तो फिर कोई डरने की बात नहीं। लाइफस्टाइल चेंज एडवाइस करो, कुछ भी हो एटलीस्ट फर्स्ट थिंग आई एडवाइस लाइफस्टाइल चेंज। हेलो सर, आपने कोलेस्ट्रॉल को लेके काफ़ी सारी जानकारी ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है कि आपने जैसे समझाया कि टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेरा नॉर्मल आता है, बट जो ट्राइग्लिसराइड है वो भी काफ़ी ऊपर है, एचडीएल लो है और एलडीएल जो है वो ऊपर के लेवल पे चला गया है। जबकि मेरे साथ मतलब कोई कभी स्मोकिंग वाली कोई दिक्कत नहीं रही या फिर मैंने कभी अल्कोहल वाली चीज़ों से भी दूरी है। तो क्या सेगमेंटेड स्लीप जो है, आपने स्लीप को लेकर भी बताया, स्लीप साइकिल, सेगमेंटेड स्लीप वाली प्रॉब्लम है कि कभी 4 घंटे सोया एक साथ फिर दिन में उसको पूरी करने की कोशिश की, तो क्या सिर्फ एक ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर और भी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी दिक्कत है जिसको सही करने की ज़रूरत है? जबकि मैं जिम वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ डेली लेवल। ये भी सारे चीज़ करना जरूरी है। स्लीप ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम 8 आवर्स सोना बहुत ज़रूरी है। और वो कितना टाइम पे सोना, सेम 8 घंटा रात 3 बजे सो गए तो अच्छा नहीं है शरीर के लिए, 10 बजे से पहले सो गए तो अच्छा है। ये है तो सब एवरीबॉडीज बॉडी इज़ डिफरेंट, बट बाय एंड लार्ज 9 to 10 o'clock इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप, नॉट आफ्टर दैट। 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, नंबर 1 जेनेटिक हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट है जेनेटिक। नंबर 2 इज़ योर लाइफ स्टाइल, lack of exercise, food, everything adds to that. Late night sleeping, stress, everything adds up to that. नमस्ते सर, मैंने ऐसा महसूस किया पिछले 2 साल से मैं एक छोटे शहर से बड़े शहर में आ गया, भोपाल से नोएडा में, तो मौसम में बहुत सारा अंतर यहाँ पे दिखा। लेकिन इस बीच में मैंने महसूस किया कि मैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया, और वो भी हाई ब्लड प्रेशर में कितना 194/150। तमाम टेस्ट कराए मैंने और लेकिन हर चीज़ नॉर्मल आती है। तो इसको मतलब आखिरकार ये कहा गया कि कोई स्ट्रेस हो सकता है, तो ये कैसे समझ में आएगा हाई बीपी, इतना हाई बीपी हो सकता है? जैसे बताया था, जो कुछ बीमारी है जो कि साइलेंट किलर हम बोलते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सालों तक आपका कुछ पता नहीं चलता है। ये सारी चीज़ लाइफस्टाइल की वजह से है। आप देखेंगे वर्ल्ड वाइज ऑल्सो लास्ट
20 years लास्ट 30 years ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 15% बढ़ गया है वर्ल्ड वाइड, या इंडिया में अकेला नहीं है, इंडिया में और ज़्यादा हो गया है। ये सारे चीज़ लाइफस्टाइल की वजह से है, जैसे बताया स्लीप, food habits, exercise, stress, everything is playing part in that. Also, of course, staying in Delhi or Mumbai or etc. Pollution in the big city is a big problem. सारे चीज़ contribute कर रहा है. Unfortunately, diabetes and blood pressure completely symptoms नहीं होता है, लोगों को पता नहीं चलता है, और जब कुछ बाकी चेक के लिए गए हैं तो चेक करके देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कोई ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर 1 ट्रीटमेंट रहेगा लाइफस्टाइल चेंज, उसके बाद मेडिसिन। दोनों की बहुत ज़रूरत है। खाली गोली खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि गोली लेते जाएंगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जब तक लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं करेंगे। सो लाइफस्टाइल चेंज करना नंबर 1। लाइफस्टाइल में जैसे स्लीप, एक्सरसाइज, फूड हैबिट्स, योगा, एनीथिंग टू कट डाउन योर स्ट्रेस, ये चारों चीज़ करना चाहिए, प्लस मेडिसिन यू टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। जो आपने चीज़ें कही वो तमाम चीज़ें शुरुआत से ही फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं पिछले 5, 8, 10 सालों से। लेकिन यहाँ पर मुझे एक रीज़न जो लगता है वो एक पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आबो हवा ख़राब है, यहाँ का AQI अलग रहता है। जैसे आपने स्लीप का कहा, 8 आवर स्लीप और 10 बजे से पहले सोने वाली। जैसे मैं मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 बजे मुझे आना होता है, तो 6 से 3 या 6 से 4 मैं 7 से 4 शिफ्ट करता हूँ। खाना मेरा बहुत ही संयमित खाना है, एक्सरसाइज वो रेगुलर है। तो इन सब के बावजूद भी उसका बढ़ा रहना क्या वजह हो सकती है? पोल्यूशन कारण है क्या उसका? जी, साइंटिफिकली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी पर देखा गया कि पोल्यूशन ऑल्सो इज कंट्रीब्यूटिंग, इज पार्ट ऑफ द रीजन। और जिसका सारे चीज़ बिल्कुल ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उनको सारा शरीर चेक करना चाहिए। समटाइम्स आपका किडनी का जो आर्टरी है उसमें नैरोइंग है, कोई हार्मोनल इस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसको चेक करना चाहिए। और इंडियन स्पेशली हमारा जो फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वैसा लगता है कि वज़न ठीक है, लेकिन वो उसके लिए फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, उसको मसल मास कम है, उनको ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करना ज़रूरी है। तो वो भी चेक करके देखना पड़ेगा प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं। ये चारों चीज़ बताया ना, स्लीप, डाइट, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, चारों चीज़ करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांस बहुत कम है। जिसका है तो कम से कंट्रोल रहेगा, और जिसका कोई भी नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट शरीर के अंदर चेक कर लेना चाहिए दूसरा कोई कारण हो सकता है क्या। जैसे किडनी आर्टरी में नैरोइंग रहता है तो उसकी वजह से हो सकता है। हेलो सर, मेरा नाम अवंतिका है। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने शायद सिद्धार्थ शुक्ला का केस सुना होगा, और भी लोग हैं जो जिम जाते हैं, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, उनके पास ट्रेनर्स हैं अपने पर्सनल, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि उनकी डाइट तो बिल्कुल सही है, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सही है, स्ट्रेस के अलावा कुछ इतना होता नहीं होगा शायद, बट बाकी चीज़ें सही होती हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? दो चीज़ हो सकता है उसमें। एक हो सकता है जैसे बताया कि मैराथन में लास्ट 1 माइल में मैक्सिमम हार्ट अटैक होता है, क्योंकि लोग लास्ट सेकेंड में पुश करते हैं। सो इवन जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, समटाइम्स दे पुश बियॉन्ड देयर बॉडीज कैपेबिलिटी, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ज़्यादातर हो सकता है जो अनडायग्नोज हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज नहीं है। हार्ट अटैक खाली ब्लॉकेज की वजह से नहीं हो रहा है, बहुत सारे बीमारी की वजह से भी हार्ट बंद हो सकता है। जैसे बताया, जो गलत जगह से, जो पैदाइश से डिफेक्ट है, गलत जगह से हार्ट का आर्टरी का खून सप्लाई आ रहा है, जिसका हार्ट मसल वीक है, जिसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, दूसरा टाइप का बीमारी है। ये सब अनडायग्नोज रहता है, पता नहीं चलता है, और एक दिन जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया उसके वजह से हुआ। जिसका रेगुलर कोई बीमारी बाकी भी नहीं है, ये जब जैसे एग्जांपल दिया ना, मेरा एक पेशेंट का जो था, जो एक दिन जाके स्पिनिंग कर दिया, हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि स्पिनिंग के टाइम में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसमें क्या होता है, जो जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है शरीर में, वो कोलेस्ट्रॉल आर्टरी के अंदर जमता है। जो जमता है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली बहुत सॉफ्ट रहता है, इतना हार्ड नहीं है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है उस टाइम ये फट जाता है उधर। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। सर, शुगर को लेके कहा जाता है कि वो जेनेटिक होती है, अगर माँ बाप को है तो बच्चों में भी होगी, तो ऐसे लोगों को क्या एहतियात रखने चाहिए? दूसरा कि ये भी सुना है कि शुगर खाने से, जो शक्कर खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो की मात्रा ज़्यादा हो तब बढ़ जाती है। ये तो एक मिथ है। देखेंगे तो लास्ट 100 साल में हमारा शुगर खाना, चीनी खाना, शुगर खाना 30 गुना बढ़ गया। मतलब हमारा बुजुर्ग लोग 100 साल पहले 1 महीने में जितना शुगर खाते थे, हम 1 दिन में उतना खाते हैं।
शुगर शरीर के लिए जैसे तम्बाकू है सबसे डेंजरस है, ख़राब चीज़ है। मैं तो स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि इसको शुगर लेने का नहीं है, और वो सबसे हानिकारक सबसे ख़राब है शरीर के लिए, और एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगा। और शुगर ज़्यादा लेके बोला कि कार्बोहाइड्रेट में शुगर है, वो अलग टाइप का शुगर है, ये अलग टाइप का शुगर। आप देखेंगे जब शुगर खा कोई मीठा चीज़ आप खा लेंगे, देखेंगे बहुत जल्दी आपको भूख लगता है, और आप वही चीज़ आप बोलते हैं खाने में है बाजरा ज्वार का रोटी खा लो एक उतना अमाउंट, आपको 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगा। इसमें कुछ जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स रहता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे लिया फटाफट शरीर में वो हजम होकर शरीर के खून के अंदर चला जाता है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप उसी टाइम कुछ काम नहीं कर रहे हो तो शरीर को क्या करना पड़ता है, पैनक्रियास आपका इंसुलिन निकालता है, वो इंसुलिन उस टाइम तक आपका शुगर खर्चा नहीं होता है, उसको इंसुलिन उसको शुगर को चर्बी में बनाता है। सडनली आपका शुगर लेवल फटाक से ऊपर गया कि खाना खाया 15 मिनट के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया, शरीर से इंसुलिन आया, शुगर ऊपर चला गया, उसको इंसुलिन आके उसको नीचे लगा दिया, तो इमीडिएटली आपको भूख लगेगा। जब जो कॉम्प्लेक्स खाना लेते हो जैसे हम बुजुर्ग लोग खाते थे, इसीलिए 40-50 साल या 100 साल पहले इंडिया में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीमारी बहुत कम था, इनका लाइफस्टाइल अलग था। तो आप बाजरा ज्वार का रोटी खाओ, वो जो हजम होने के लिए आपको 3 घंटा लगेगा, धीरे धीरे स्टमक से जाएगा, इंटेस्टाइन जाएगा, निकलते निकल शुगर निकलते निकलते उतना अमाउंट ऑफ शुगर आपको 3 घंटे आएगा या 15 मिनट में आता है। वो 3 घंटे में आपके शरीर में उतना खर्चा होता है, ये 15 मिनट के टाइम में वो खर्चा नहीं होता है, वो चर्बी बनता है। तो शुगर स्वीट खाओगे तो इमीडिएटली वजन बढ़ेगा। जिसका वजन बढ़ता है उसको सिंपल एडवाइस बोलता है पहले शुगर स्वीट बंद करो, फ्राइड चीज़ बंद करो, ऑटोमेटिकली देखो तुम्हारा वजन कम होने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है एडवाइस कि बाबा शुगर शरीर के लिए बहुत ख़राब है। मैं तो इवन डायबिटीज़ हो डायबिटीज़ ना हो एडवाइस करूँगा मत करो ना। डायबिटीज़ एक के है 2 टाइप का है, जो फैमिलियर है जो उसको पैदाइश है वो अलग चीज़ है, उस पर पैनक्रियास का प्रॉब्लम है वो अलग चीज़ है। जो एडल्ट ऑनसेट बोलता है जो कि पैदाइश से नहीं था, जैसे उम्र बढ़ा, पहले तो 40-50 साल से होता है, आजकल 15-20 साल में होता है। ये सारे लाइफस्टाइल चेंज है, सारे लाइफस्टाइल। और ये भी दिखा गया कि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो एडल्ट ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, मेजॉरिटी केसेस आप लाइफस्टाइल चेंज करके कंप्लीटली आप क्योर या कंट्रोल कर सकते हो, गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चाहे भी पेशेंट जो इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं, ये जो बताया सारी चीज़, अपना वज़न कम करना, एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, योगा, स्ट्रेस रिडक्शन, स्लीपिंग इन टाइम से करेंगे, आइडियल बॉडी वेट रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली शुगर की ज़रूरत नहीं, चलिए शुगर कम होता जाएगा, गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा बहुत सारे पेशेंट है, सारे चीज़ उनका डायबिटीज़ का गोली पूरा बंद हो गया। सर एक चीज़ मुझे इसमें जोड़नी है, ठीक है शक्कर तो नहीं खा सकते, पर शहद और गुड़ ये भी ख़राब है कि इससे कोई भी स्वीट खराब है, नहीं खा सकते बात नहीं है। चीज़ जैसे पहले बताया ना, हर आदमी भगवान ने अलग बनाया। किसी ने जैसे बताया 10 रोटी में वजन नहीं बढ़ता, अगर 2 रोटी में खा लेते वो बढ़ता है। तो सबको देखना पड़ेगा अपना कितना रिस्क फैक्टर है, क्या है। ओवरऑल शुगर अच्छा नहीं है, कभी कल खा लिया तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रोज़ खाया तो ख़राब है। पर ये हेल्थियर ऑल्टरनेटिव हैं गुड़ और शहद। क्वेश्चन ही जो कौन सा पॉइजन ज़्यादा खराब है, कौन सा पॉइजन कम खराब है, उतना है, सब बराबर। हेलो सर, मेरा नाम अनुष्का पवार है और मेरा सवाल ब्लड क्लॉटिंग से लेकर है कि मतलब दिल पे ब्लड क्लॉटिंग कैसे इम्पैक्ट करती है। कि एक तरीके से ब्लड ठीक है, मतलब हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है और अचानक से ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाए, ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस जानना था। देखिए ये खून कोई भी आदमी नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए खून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खून के वजह से सारा चीज़ शरीर को बचने के लिए, जो सेल को काम करने के, जो भी चीज़ खाने का चीज़, जो भी चीज़ पहुंचना ज़रूरी है, चाहे ऑक्सीजन ले रहे हो, खाना खा रहे हो, बहुत पहुंचना ज़रूरी है ना। जैसे ही भगवान ने ऐसे बनाया दिल के अंदर जो खून जाने के लिए रास्ता है, और कहाँ थोड़ा कट गया तो खून निकल जाए, खून पानी है तो निकलने वाला है। तो ओवर इवोल्यूशन गॉड हैज़ मेड बॉडी सच ए वे, कहाँ भी कट गया जो खून क्लॉट नहीं करेगा तो सारा खून निकल जाएगा। इवन सुई का नीडल का जो खून उतना से भी 2 दिन के बाद सारा शरीर से खून निकलने के चांस है। इसलिए अपना शरीर का क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, जहाँ भी कोई खून निकलने वाला है तो वो क्लॉट होकर उसको बंद करेगा, तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है ना। शरीर के अंदर वो क्लॉट कभी हो सकता है, इसलिए जो शरीर के अंदर जो आर्टरी जिसके अंदर से खून सब जाता है, उसके अंदर एक लाइनिंग है, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उसका काम है क्लॉटिंग बंद करने के लिए।
वो लाके लुब्रिकेटिंग लेयर, जैसे आपका कुछ ये करते हो उसके अंदर एक लुब्रिकेटिंग लेयर आप डालते हो, तो शरीर के सारे आर्टरी के अंदर लुब्रिकेटिंग लेयर है, उसके वजह से ब्लड उधर क्लॉट नहीं बनता, इसलिए ब्लड सारा शरीर से घूमता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सिचुएशन है जहाँ वो डैमेज हो जाता है। एक तो बोला लाइफस्टाइल, सारी चीज़ लाइफस्टाइल, स्वीट्स वो डैमेज करता है उसको, तम्बाकू डैमेज करता है, शुगर हुआ तो डैमेज करता है, स्ट्रेस लिया तो उसको डैमेज हो जाता है, अब सोया नहीं तो डैमेज होता है, नेटफ्लिक्स रात 3-4 बजे देखा तो उस पर वो डैमेज होता है। तो जब डैमेज हो जाता है तो उसका जो लुब्रिकेटिंग लेयर बंद हो जाता है, तो खून उधर बैठ के क्लॉट जम जाता है, और कुछ बीमारी भी होता है उसके वजह से, वो भी हो सकता है, कुछ मेडिसिन की वजह से हो सकता है। जैसे बताया कोविड वैक्सीन उसका एक मैकेनिज्म था, लेकिन वो इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीन, वो 2-4 महीने के बाद नहीं होता, जो होता था कोविड वैक्सीन लेने के बाद 1-2 महीने के अंदर हो सकता था, बहुत रेयर था, बहुत कम लोगों का था। तो क्लॉट होने की चांस है, लेकिन उसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर रहता है, उसके बाद नॉर्मल आदमी जो है उसका क्लॉट नहीं होगा जब तक ये सब चीज़ नहीं करोगे। एंड स्पेशल लेडीज विद टेकिंग ऑन दिस योर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उनका थोड़ा क्लॉट होने की चांस ज़्यादा रहता है। सर सब अपने पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ मैं भी पूछ ही लूँ, भी मौका है। मेरे साथ क्या होता है कि बैठे बैठे एकदम से दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है, जैसे भागते हैं उस टाइम पे जो हार्ट बीट होती है ना वैसी सी हो जाती है, और मैं आराम से बैठी हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसमें 2 टाइप का है। एक है कॉमन मेजर टाइम यू सडनली यू आर डूइंग सम स्ट्रेस और समथिंग यू गॉट फ्राइटन, इसके लिए हार्ट रेट बढ़ता है। लेकिन दूसरा है जो दिल के अंदर, दिल को चलाने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ऊपर का एक सिस्टम है, एक उस एस नोड बोलता है, नीचे एक एवी नोड बोलता है, उधर से सिग्नल आता है, वो ऊपर वाला जो सिग्नल स्टेशन डिसाइड करता है कितना बार दिल को काम करना चाहिए। जो रेस्टिंग कर रहे हैं 60-70 बार काफ़ी ठीक है, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम 120-30 बार चाहिए, तो उस टाइम सिग्नल भेजता है। उसके साथ कुछ होता है, कुछ बात डिफेक्ट रहता है, तो अलग एक सेपरेट सिग्नल रास्ता रहता है, वो बाईपास कर देता है। ऊपर वाला सिग्नल जितना भेजता है, नीचे एवी नोड बोलता है दूसरा सिग्नल स्टेशन, उसको कंट्रोल करता है। सपोज क्योंकि नीचे वाला हार्ट का दो मेजर 4 चैम्बर है, 2 ऊपर चैम्बर, नीचे चैम्बर। नीचे चैम्बर का जो 2 है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ये दिल को सारा शरीर को खून सप्लाई करते, तो उनका काम बहुत ज़रूरी है। वो मिनट में अप टू सर्टेन पॉइंट दे कैन वर्क, उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। सपोज जो सिग्नल 200 बार आ गया, हार्ट को 200 बार काम करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो नीचे वाला जो एवी नोड है उसको बंद कर देता है, तो 2 सिग्नल से एक सिग्नल भेजता है, सो दैट हार्ट को 100 बार या 80 बार 70 बार काम करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो अलग गलत रास्ता है वो उसको बाईपास कर देता है, तो इससे बर्थ डिफेक्ट। उसका पहले ऑपरेशन करते थे, आजकल बहुत माइनर जैसे एंजियोग्राम करते हैं, ऐसे एंजियोग्राम उसको ईपी स्टडी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, उसके सिग्नल देकर उसको बंद कर देते हैं। इसे वेरी मामूली ट्रीटमेंट है, वेरी नॉन इन्वेजिव, एंड पूरा क्योर हो जाता है, 2 दिन में पेशेंट घर होकर काम जाता है। तो जिसका कोई भी कुछ नहीं, सडनली बैठ के सडनली हार्ट रेट 140-50 हो गया, फिर 15 मिनट के बाद ठीक हो गया, हॉस्पिटल जाके दवाई लेने के बाद हो गया, वो चेक करके देखना चाहिए। यूजुअली उसको इरेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं, और उसको आपको उसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। यूजुअली देयर इज अ बर्थ डिफेक्ट, एब्नॉर्मल चैनल रहता है, उसको ट्रीटमेंट करके क्योर हो सकता है। वायरिंग हिली हुई है दिल की, आप ये कह रहे हैं? दिल के अंदर था गलत वायरिंग है। हाँ सर, अभी हम एक छोटी सी फन एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं आपसे 7-8 सवाल पूछूंगी, ये बेसिकली मिथक हैं या सच हैं, पर इनका जवाब आपको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प देना है। okay. तो बहुत ही क्विक करना है हमें, ठीक है? जल्दी जवाब देना है, ठीक है? सबसे पहला सवाल ये है, ये सच है या मिथक है, आपको ये बताना है। दिल सच में टूटता है क्या? सच है। सच में टूटता है? सर्दियों में ज़्यादा हार्ट अटैक पड़ते हैं? पड़ता है। सर्दियों में ज़्यादा हार्ट अटैक पड़ते हैं हमें। क्या ठंडे पानी से नहाने से हार्ट अटैक आ सकता है? नॉर्मल आदमी को नहीं आता है, लेकिन जिसका हार्ट बीमारी है उसको होने की चांस है। ओके अच्छा, नॉनवेज खाने से दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, यानी नॉनवेज दिल के लिए नुकसानदेह है? लॉन्ग टर्म नुकसान है। वेजिटेरियन में गलत वेजिटेरियन है, उससे लॉन्ग टर्म के शरीर के लिए खराब है, दोनों खराब है। कौन सा टाइप का खाना ले रहे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बुरी खबर सुनकर क्या हार्ट अटैक आ सकता है? बुरी तरह ले सबके बहुत स्ट्रेस लिया, ऑलरेडी दिल के अंदर ब्लॉकेज है, आ सकता है। नॉर्मल आदमी होने की चांस कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो आ सकता है। अच्छा, दुबले लोगों को दिल की बीमारियां नहीं होती हैं? होता है। परिवार में किसी को दिल की बीमारी नहीं है तो मैं सेफ हूँ? नहीं है।
पिज्ज़ा बर्गर से दिल की बीमारी ज़्यादा होती है। होता है। सिगरेट पीने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। बढ़ता है। सच है। ऑफिस में नाइट शिफ्ट से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। बढ़ता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हार्ट अटैक में दर्द नहीं होता। नहीं होता है। नहीं होता है दर्द उन्हें। और सबका नहीं होता, लेकिन बहुत बिकॉज नर्व डैमेज हो जाता है, बहुत लोगों का डायबिटीज़ का दर्द नहीं होता है। और औरतों को हार्ट अटैक नहीं पड़ते हैं। गलत है। पड़ते हैं उनको। होता है। क्या कच्चा और ज़्यादा डेंजरस है। औरत को दिल का बीमारी होता है तो ज़्यादा डेंजरस है। जब तक मेनोपॉज है तब तक औरतों को थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, लेकिन मेनोपॉज के बाद बहुत जल्दी 5 साल के बाद औरत और मेल में कोई फ़र्क नहीं है और उनका ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ये गलत है कि औरत का हार्ट अटैक होता है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है और जान के ऊपर खतरा ज़्यादा है मेन से। क्या कच्चा लहसुन दिल के लिए अच्छा होता है? कच्चा लहसुन खाना किसको पता नहीं है। नहीं पता। अच्छा, शायद अच्छा हो सकता है। एक घरेलू नुस्खा बताया गया है कि 1 गिलास पानी में चम्मच भर लाल मिर्ची अगर डाल करके आप पिएंगे तो उससे आपका हार्ट अटैक रुक जाएगा। ये सच है या झूठ? ये तो लगता है झूठ है, लेकिन पेट का अल्सर तो डेफिनेटली होगा। मेरा दोस्त डॉक्टर सलीम के पास जाना पड़ेगा। आपने जो CPR दिया है उस वक्त वो काम आ जाएगा, आप ये कह रहे हैं। तो ज़्यादा चिली दे देना। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमाकांत पांडा। पर एक आखिरी सवाल एक देना तो बोलता था, जो ब्रोकन हार्ट, वो पहला क्वेश्चन जी होता है। बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर, बहुत ज़्यादा प्यार करके जो कोई ब्रेकअप हो गया ना, बहुत स्ट्रेस ले लिया तो हो सकता है, उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ में प्यार बहुत ज़्यादा कर लिया, उसने तोड़ दिया तो फिर बहुत गड़बड़ है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। जो कि कोई भी ब्रेकअप, इमोशनल ब्रेकअप, कोई रोमांटिक ब्रेकअप, फैमिली के अंदर कोई झगड़ा हो गया, बहुत स्ट्रेस ले लिया तो 24 घंटे के अंदर हार्ट डैमेज हो सकता है। लकीली आप स्ट्रेस कम कर लिया तो रिकवरी हो सकता है। उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलता है, जेन्युइन ब्रोकन हार्ट। सो व्हेन यू आर लविंग समबडी, बहुत ज़्यादा मत करो व्हेन यू देयर इज अ ब्रेकअप। तो फिल्मों में जो दिखाते हैं बुरी खबर सुनी, हार्ट अटैक आ गया, वो सच है? हाँ सच है। सर एक आखिरी सवाल है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसमें हम क्या खाएं? डॉक्टर साहब, ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में आपने बताया, इस टूटे दिल को मरहम कैसे लगाया जाए? कोई शराब में लुत्फ़ और सुकून खोजता है, कोई अपनी माशूक की बाहों में लेकिन वही चली गई हो तो क्या करे, कोई मुकेश और रफ़ी के गम भरे नगमे सुनता है, कोई लंबी वॉक पे चला जाता है लेकिन उसमें भी चिंतन करते करते अवसाद में गिरने की आशंका है। यू कैन फील मोर एंशियस वाइल ऑन दैट वॉक। तो दिल के डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि अगर हम गमज़दा हैं और मोहब्बत के मारे हैं तो मसीहा कहाँ खोजें? उसके लिए एक अलग टाइप का दिल का डॉक्टर है, उनके पास जाना पड़ेगा। और हमारे पास आएंगे तो बताएंगे बहुत, जब दिल से टूट गया है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो उस टाइम, दूसरा किसको ढूंढ लो जल्दी ढूंढ लो तो कम से कम स्ट्रेस कम हो जाएगा। और रेगुलरली थोड़ा एक्सरसाइज करो, नहीं तो दूसरे टाइप का डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो वो दिल को इलाज कर सकता है। उससे सब बेहतर रहेगा, जल्दी किसको ढूंढ लो। जी, विकल्पों से भरी है दुनिया। यस। तू नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही। आपका दिल सलामत रहेगा। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल जल्दी से, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाएं जिससे हम अपना दिल हेल्दी रख सकें? खाना का एक चीज़ मैं बताया नहीं, ये जो चाहे वेजिटेरियन खाना और नॉन वेजिटेरियन खाना, सही तरीका खाना ज़रूरी है। जैसे मेरा 80% पेशेंट है जो वेजिटेरियन है, लेकिन पूरा गलत टाइप का वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो खाने में जो जितना नेचुरल खाने को आप जाएंगे उतना बेहतर है शरीर के लिए। जैसे बताया 50-100 साल पहले हमारे बुजुर्ग लोग जैसे तो कुछ था ही नहीं आर्टिफिशियल चीज़, सारा बना खेती बनाया ला के उसको खाए, उसमें दिल का बीमार नहीं होता है। एनीथिंग दैट इज नेचुरल, वेजिटेरियन इज बेटर। वेजिटेरियन बाय एंड लार्ज शरीर के लिए अच्छा है। सेम टाइम नॉन वेजिटेरियन कुछ है जो शरीर के लिए अच्छा है। जैसे हुआ आपका एग हुआ, एग का वाइट स्पेशल ज़्यादा, एक येलो आप ले सकते हैं जब तक आपका कोई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो यू कैन टेक डेली 1 egg and with a yolk. You can take 2-3 times a week with yogurt if you have got multiple problem. फिश इज़ गुड, स्पेशल सॉल्ट वाटर फिश शरीर के लिए, जब तक उसको आपका ये अमृतसरी फिश नहीं हो, फ्राइड फिश ना हो, जब तक बेक्ड फिश एसेटा शरीर के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा वेजिटेबल, सलाद, सारी फ्रूट्स सब शरीर के लिए अच्छा है।
देन आपका नट्स में स्पेशल आपका आलमंड, वालनट, आपका मूंगफली जो ग्राउंड नट अच्छा है, ये सब शरीर के लिए अच्छा है। जितना वेजिटेबल आपका ये हुआ, पल्सेस हुआ, दाल, चना, राजमा वगैरह, बीन्स वगैरह शरीर के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा आप नेचुरल फूड खाएंगे, वेजिटेरियन फूड खाएंगे अच्छा है। नॉन वेजिटेरियन में आपका जैसे बताया एक स्पेशल एग वाइट, आपका फिश ले सकते हैं, शरीर के लिए अच्छा है। चिकन में ब्रेस्ट ले सकते हैं जो वाइट मीट, और मटन चिकन कभी खा लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ खाना अच्छा नहीं है। अगेन जैसे बताया, भगवान ने सारा एवरी पर्सन को अलग अलग बनाया। पहले देखो अपना कितना रिस्क फैक्टर है, उसी मुताबिक अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। तो घर का जो खाना है वो आपके लिए घर का खाना healthy सबसे अच्छा है, और जितना रेडीमेड खाना इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर बॉडी। कभी कल खा लिया तो ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ संडे को आई कीप माई सिन डे, सो दैट डे आई एंजॉय माई लाइफ। So whatever you want to eat one meal or 2 meal in a week. Rest of the time try to take a natural food. As much natural food as possible. जितना artificial food avoid, especially most of the artificial food जितना especially fried food, these are all saturated fat, जिस पर trans fat बोलते हैं, शरीर के लिए most dangerous है। और 200 चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। कभी कल खा लिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमाकांत पांडा, जहाँ से हमने अपनी बात शुरू करी थी कि आपका जो दिल है जिसको आप इतना कोसते रहते हैं दिन भर, अभी भी सब यही कोस ही रहे थे दिल को, उसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ये दिल ही है जो जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आखिरी वक्त तक आपका साथ देता है। तो भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने दिल का पूरा ख्याल रखें। और डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही काम की जानकारी दी है, बहुत ही हेल्पफुल टिप्स बताई हैं। अगर आप इन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, देखिए आपका दिल आपको थैंक यू बोलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर पांडा, आप गेस्ट इन द न्यूज़ रूम आए, आपने हमें समय दिया, शुक्रिया।